अध्याय 1601। सर्प ने कहा, बच्चे अर्जुन, तुम इस बूढ़ी चीज को गोली को परिष्कृत करने की अनुमति नहीं दे सकते। जब गोली पूरी हो जाएगी तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अर्जुन ने अपने दिल में आह भरी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे कैसे रोका जाए। धिक्कार है, उसने जो चुराया वह निश्चित रूप से ओल्ड मैन मोलिंग की पांडुलिपि थी। इस आध्यात्मिक शून्य गोली को परिष्कृत करने के लिए उसने जो भी कदम उठाया वह सही था। गोली का शोधन निश्चित रूप से इतना आसान नहीं था। यह ऐसा काम नहीं था जिसे सूत्र निकालकर सूत्र के अनुसार पूरी तरह से परिष्कृत किया जा सके। इसमें कई जटिल समस्याएं भी शामिल थीं। इनमें से कोई भी उत्तर दिशा में नहीं लिखी जाएगी। केवल कीमियागर ही परिवर्तनों की बारीकियों को समझ सकता था। हालांकि जब वांग चोनफिंग गोलियों को परिष्कृत करते थे तो वे हर बारीकी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते थे। उन्हें ये भी पता था कि कब तापमान बढ़ाना है, कब कम करना है और कब ग्रेड 9 स्पिरिट हर्ब के औषधीय गुणों के एक हिस्से को वाष्पित करना है। इस तकनीक से गोली के फॉर्मूले में कोई समस्या उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं थी। इसलिए अर्जुन के पास यह मानने का कारण था कि वांग चोनफेंग ने न केवल सूत्र चुराया था, बल्कि उसने ओल्ड मैन मोलिंग की पांडुलिपि भी चुरा ली थी जब उसने आत्मा शून्य गोली बनाई थी, जिसमें ओल्ड मैन मोलिंग का इस गोली के बारे में अपना अनुभव और ज्ञान था। साथ ही इस गोली की विशिष्ट शोधन प्रक्रिया भी थी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वांग चोनफेंग 2 से 3 घंटे में सचमुच सफल हो जाएगा। सांप बोला, मेरे पास एक विचार है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। अर्जुन के दिल में बड़ा सांप कुछ देर तक बुदबुदाता रहा। अर्जुन हंसे बिना न रह सका और बोला, तुम अब भी बुरे हो। बड़े सांप द्वारा अर्जुन को दी गई योजना कई चरणों में विभाजित थी। इस पहले कदम को वज्र शक्ति बहाल करना कहा गया। अर्जुन का असली शरीर जमीन पर पड़ा था और उसने अपने शरीर में बिजली की ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। इस दूसरे चरण को समय खरीदना और मन को अशांत करना कहा गया। अर्जुन ने अपने वास्तविक शरीर को सांस लेने और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की अनुमति दी और वह उसी समय सो भी गया। अपने सपने में अर्जुन धीरे धीरे गोलियों की भट्टी में तैरता हुआ गया। उसने आधी अधूरी गोली, 9वीं कक्षा की स्पिरिट जड़ी बूटी, ड्रैगन की आंख और प्राचीन काल की बर्फ चुंबन वाली मछली में कई बदलाव देखे। स्वप्न की दुनिया में अर्जुन ने मुट्ठी भर 9वीं श्रेणी की आत्मा जड़ी बूटियां पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और सीधे 9वीं श्रेणी की आत्मा जड़ी बूटियों के स्वप्न शरीर को पकड़ लिया। यह अर्जुन के स्वप्नों के दांव में से एक था। यह एक बहुत ही चतुर चाल थी। ये वास्तविक वस्तुओं से हूबहू स्वप्न शरीरों को पकड़ सकता था, लेकिन इस प्रकार का स्वप्न शरीर केवल 10 मिनट तक ही अस्तित्व में रह सकता था। हालांकि ये कहना होगा कि भले ही एक स्वप्न शरीर केवल 10 मिनट तक ही अस्तित्व में रह सकता है, लेकिन यह अपने मूल शरीर के समान ही होता है और यहाँ तक कि इसमें वही गुण भी होते हैं। आत्मा जड़ी बूटी के स्वप्न शरीर को पकड़ लिया गया और अर्जुन ने उसे गोली भट्टी में फेंक दिया। उसने आत्मा जड़ी बूटी के स्वप्न शरीर को सीधे वास्तविक दुनिया की गोली भट्टी में फेंक दिया। इस बार गोली भट्टी 2 समान 9वीं श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बराबर थी। लगभग उसी समय पुराने अमर ने गोलियों का शोधन तुरंत बंद कर दिया। इससे भट्टी का तापमान अपेक्षाकृत कम रह गया, जिससे शोधन प्रक्रिया रुक गई, लेकिन पीछे नहीं हटी। ये बूढ़ा आदमी बेहद बुद्धिमान और सतर्क था। जैसे ही उसे पता चला कि गोलियों की भट्टी में जोश बढ़ गया है, उसने तुरंत जवाब दिया। उसी समय अर्जुन ने 9वीं कक्षा की आत्मा जड़ी बूटी के स्वप्न शरीर को वापस अपने सपनों में ले लिया। क्या? वांग चोनफेंग ने भौहें चढ़ाई और गोली भट्टी में संदेह से देखा। वह मन ही मन बुदबुदाया, क्या ये भ्रम है? ऐसा क्यों लगता है कि गोलियों की भट्टी में आध्यात्मिकता अचानक उसी क्षण फूट पड़ी, मानो 2 9वीं श्रेणी की आत्मा जड़ी बूटियां एक साथ मौजूद हों। हालांकि जब उन्होंने ध्यानपूर्वक इसे महसूस किया तो उन्होंने पाया कि गोली भट्टी अभी भी सामान्य आध्यात्मिक शक्ति पर थी और दोहरे आध्यात्मिक अस्तित्व जैसी कोई चीज नहीं थी। उसे गोली को परिष्कृत करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह एक पल के लिए रुका और गोली भट्टी में हो रहे बदलावों को ध्यान से महसूस किया, ये देखने के लिए कि क्या कोई और असामान्य घटना घटित हो रही है।
यह कोई मजाक नहीं था। तीनों मुख्य सामग्री इकट्ठा करने से पहले उसने 100 साल से भी ज्यादा समय तक खोजबीन की थी। अगर वह गोली को परिष्कृत करने में नाकाम रहा तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की, उसने थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। दूसरी ओर अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाकर स्वप्न दाव को तुरंत छोड़ दिया और अपने असली शरीर में लौट आया, जो अभी भी जमीन पर पड़ा था। ऐसा स्वप्न दाव के उपयोग के लिए समय बचाने के लिए किया गया था। कुछ मिनट बाद वांग चोनफेंग ने गोलियों को परिष्कृत करना जारी रखा। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, वह अपने पिछले अभ्यास के अनुसार पुनः सो गया। जब वांग चोनफेंग को दोहरी आध्यात्मिकता का अस्तित्व महसूस हुआ तो वह निर्णायक रूप से रुक गया और हैरान रह गया। दूसरी ओर अर्जुन ने जल्दी ही अपने सपनों को त्याग दिया। लगातार 7 या 8 बार ऐसा करने के बाद अर्जुन ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने पहले किया था, जिससे वांग चोनफेंग विचलित और परेशान महसूस करने लगा। गोली को परिष्कृत करने के लिए सभी सामग्री जुटाना आसान नहीं था। ये देखते हुए कि जीत उसके सामने है, वह अभी भी इस गोली को परिष्कृत करने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था मानो 5-6 दिन से भूखा कोई व्यक्ति आखिरकार भरपेट खाना खा गया हो। जब वह उसे खाने ही वाला था तो किसी भी कीमत पर उसे खा नहीं पा रहा था। यह मन की सबसे कष्टदायक स्थिति थी, जिसके कारण वांग चोनफेंग चिंतित होकर इधर उधर घूमने लगा। यहाँ तक कि वह गोली भट्टी की बाहरी दीवार पर लेट गया और प्रवेश द्वार से कुछ देर तक गोली भट्टी का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया, ये देखने के लिए कि क्या वहाँ कोई दूसरी तथाकथित 9वीं श्रेणी की स्पिरिट जड़ी बूटी है। यह विचार हास्यास्पद था और गोली भट्टी में स्पष्ट रूप से कुछ भी अनावश्यक नहीं था। इस प्रकार वह संदेहपूर्वक गोली को परिष्कृत करना जारी रखता था। दूसरी ओर अर्जुन ने उसे गोलियों की प्रगति बढ़ाने के लिए थोड़ा और समय दिया। धीरे धीरे ड्रैगन आई, स्पिरिट ग्रास और आइस किस्ट फिश पूरी तरह से जल गए और औषधीय गुण क्षतिग्रस्त गोलियों पर संघनित होने लगे। ये सबसे जरूरी कदम था। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो गोली नष्ट कर दी जाएगी। इस बिंदु पर अर्जुन ने लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं की, नहीं उसने अपने आध्यात्मिक जड़ी बूटी के सपने के शरीर को इसमें फेंकने की हिम्मत की। सबसे पहले अर्जुन खुद गोली चाहता था। अगर गोली नष्ट हो जाती तो वह उसे खुद नहीं पा पाता। दूसरी बात, अगर भट्टी फट जाती तो ये खतरनाक होता। वांग चोनफेंग का साधना स्तर बहुत ऊंचा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे भट्टी फटने का डर नहीं था। हालांकि अर्जुन अभी भी 9वीं श्रेणी की औषधीय गोली के विस्फोट को झेलने में असमर्थ था। अगर भट्टी के विस्फोट से उसकी मौत हो जाती तो ये सचमुच बहुत अन्याय होता। इस प्रकार अर्जुन अगले चरण पर पहुंच गया, जिसकी योजना बिग स्नैक ने उसके लिए बनाई थी। इस कदम को ध्यान भटकाना कहा गया। वांग चोनफेंग ने ध्यान केंद्रित किया, 12 एकाग्रता बिंदु इकट्ठा किए और ध्यान से गोलियां परिष्कृत की। उसकी आंखें ऐसी चमक रही थीं मानो जीत उसके सामने हो। हालांकि अर्जुन ने अचानक कहा, वरिष्ठ, क्या आप जानते हैं कि मैं ही वह व्यक्ति था जिसने विश्व रक्षक संप्रदाय को नष्ट किया था? वांग चोनफेंग की आंखें हिल गईं और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें नहीं पता, अर्जुन ने कहा। मैं अर्जुन हूँ। वांग चोनफेंग का मन अराजकता की स्थिति में था और वह दहाड़ा, क्या बकवास है। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, हालांकि आपने मुझे पहले नहीं देखा है, लेकिन आपको पहले से ही बेहुआंग बाह्य द्वारा पूरे 6 सम्राटों की दुनिया में मेरी स्थिति की घोषणा के बारे में सुनना चाहिए था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं बिजली की नस प्रतिभा वाला एक दुर्लभ मार्शल कलाकार हूँ। आपको शायद विश्वास न हो, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और आकाश में एक वज्र का गोला थूक दिया। वांग चोनफेंग की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। क्या ये वास्तव में आप हैं? बेशक यह मैं ही हूँ, अर्जुन ने कहा। वांग चोनफेंग ने व्यंग्य किया, अच्छा लड़का, तुमने वास्तव में इस समय अपनी पहचान स्वीकार करने का साहस किया। क्या तुम्हें डर है कि तुम बहुत बुरी तरह नहीं मरोगे? चिंता मत करो, जब मेरी गोली परिष्कृत हो जाएगी तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। मैं तुम्हें एक ही वार में नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें धीरे धीरे यातना दूंगा। 3 दिन और 3 रात तक यातना दूंगा और तुम्हें दर्द में मरने दूंगा।
अर्जुन ने कहा, दर्द की बात करें तो विश्वरक्षक संप्रदाय के उन छोटे बच्चों की मृत्यु से पहले ये वास्तव में काफी दर्दनाक था। अध्याय 1602 वांग चोनफेंग का ध्यान मूलतः गोली भट्टी के अंदर केंद्रित था। बड़े सांप की योजना ये थी कि अर्जुन वांग चोनफेंग का ध्यान अर्जुन की ओर आकर्षित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करे। जब वांग चोनफेंग ने अर्जुन की बातें सुनी तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गोलियों को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। अर्जुन ने अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, आपने कभी नहीं देखा कि आपके द्वारा बनाया गया विश्वरक्षक संप्रदाय कितना दयनीय था जब मैंने इसे नष्ट कर दिया। उस उप संप्रदाय गुरु ने आकाश की ओर देखा और फूट फूट कर रोया, मेरे संप्रदाय गुरु, मुझे आपकी साधना के लिए खेद है। मैंने विश्वरक्षक संप्रदाय को अपने द्वारा नष्ट होने दिया। मुझे आप पर शर्म आती है। वांग चोनफेंग की अभिव्यक्ति बदल गई। अर्जुन ने आगे कहा, बुजुर्ग भी फूट फूट कर रोए। उन्होंने कहा कि उन्होंने संप्रदाय के गुरु की बड़ी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। वे मूल रूप से रिलीफ संप्रदाय को और भी मजबूत बनाना चाहते थे। एक दिन वे चारों सम्राटों के बराबर बैठने के योग्य हो जाएंगे। उनके पुराने संप्रदाय गुरु को 5वां सम्राट बनने दें और संप्रदाय गुरु के लिए वे इस लक्ष्य के लिए अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार हैं। वांग चोनफेंग की अभिव्यक्ति और भी निर्दयी हो गई जब वह चिल्लाया, चुप रहो, बकवास बंद करो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि यह बूढ़ा आदमी पिछले 1000 सालों से बिना कुछ लिए जी रहा है? अर्जुन ने कंधे उचकाते हुए कहा, मानो या न मानो, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बातें बना रहा हूं तो तुम्हारा दिमाग कैसे खराब हो सकता है। खासकर विश्वरक्षक संप्रदाय के वे शिष्य। वे रो पड़े और कहने लगे कि वे पुराने संप्रदाय के गुरु की प्रतिष्ठा के कारण विश्वरक्षक संप्रदाय में शामिल होने आए हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मरने से पहले वे पुराने संप्रदाय के गुरु को नहीं देख पाएंगे। वांग चोनफेंग ने गुस्से से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि चुप रहो। अर्जुन ने कहा, तस्क, आपके संप्रदाय के शिष्य मरने से पहले बहुत दुखद थे। वे सभी एक साथ हाथ में हाथ डाले खड़े थे, जोर से चिल्ला रहे थे, विश्वरक्षक संप्रदाय के साथ जीने और मरने की कसम खा रहे थे। मौत को ऐसे देखना जैसे वो अपने घर लौट रहा हो, ये दुखद एहसास सचमुच असहनीय है। मुझे भी उसके लिए थोड़ी सहानुभूति होने लगी है और मैं कोई कदम उठाने से हिचकिचा रहा हूँ। वांग चोनफेंग की आंखें लाल हो गईं, लेकिन वह गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। अर्जुन ने आह भरते हुए कहा, वे सभी आपके बच्चों की तरह हैं, है ना? हालांकि वे लोग केवल शिष्य हैं जिन्होंने विश्वरक्षक संप्रदाय में प्रवेश किया है। विश्वरक्षक संप्रदाय की स्थापना आपने स्वयं की थी। यदि आप कहते हैं कि संप्रदाय के लिए आपकी कोई भावना नहीं है, तो क्या आप स्वयं इस पर विश्वास करते हैं? क्या आपको इस बात का दुख नहीं होता कि जिन बच्चों ने अपनी जवानी और जीवन आपके संप्रदाय के लिए बलिदान कर दिया, वे ऐसे ही मर गए? वांग चोनफेंग की भुजाएं कांपने लगीं। हालांकि उस बूढ़े की शांति बहुत प्रबल थी, फिर भी वह गोली की गति को पूरी तरह से बढ़ा रहा था। आत्मा शून्य गोली का 2/3 भाग पूरा हो चुका था तथा अंतिम तिहाई भाग पूरी तरह बन चुका था। अर्जुन ने कहा, इतने सारे विशेषज्ञ ऐसे ही मर गए, कितने दुख की बात है। इससे भी अधिक हास्यास्पद बात यह है कि एक प्रतिष्ठित विश्वरक्षक संप्रदाय का वास्तव में मेरे जैसे दिव्य मार्शल क्षेत्र जूनियर से कोई लेना देना नहीं है और वास्तव में मेरे द्वारा ही उसका विनाश किया गया। वरिष्ठ, क्या आप जानते हैं कि विश्वरक्षक संप्रदाय पूरे 6 सम्राटों की दुनिया में हंसी का पात्र बन गया है? हर कोई आप पर हंस रहा है। फिर दक्षिणी सम्राट ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया। उन्होंने कहा, हाय, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एल्डर वांग इतने कोमल होंगे। वह वास्तव में लिटिल डिवाइन मार्शल दायरे के बाद पैदा हुए थे और उनका एक भी खंडहर नहीं बचा था। मैंने सोचा था कि वांग चोनफेंग एक अद्भुत व्यक्ति थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वांग चोनफेंग ने गहरी सांस ली और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था और वह उसे दबा नहीं पा रहा था। ये सच है, अर्जुन ने कहा, क्या तुम्हें दक्षिणी सम्राट की बात पर विश्वास नहीं है? तब तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने पहली बार प्रकृति संप्रदाय पर युद्ध की घोषणा दक्षिणी सम्राट के मुंह से ही की थी, है ना?
तब तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि दक्षिणी सम्राट के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। ओह हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, विश्वरक्षक संप्रदाय नष्ट हो चुका है। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में विश्वरक्षक संप्रदाय के अनुयायी हैं जो अभी भी बाहर साधना कर रहे हैं और संप्रदाय में उनके साथ दफन नहीं हुए हैं, लेकिन इन लोगों को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। जब मैंने विश्वरक्षक संप्रदाय का सफाया किया था तो प्रकृति संप्रदाय के कई उच्च पदधारी आपके संप्रदाय में थे। देखिए, उस समय भी आपके शिष्य और पोते पोतियां प्रकृति संप्रदाय के साथ चलने और राहत संप्रदाय को उच्च स्तर तक ले जाने में सहायता करने की आशा कर रहे थे। लेकिन अब पूरे 6 सम्राटों की दुनिया में प्रकृति संप्रदाय के लोग अभी भी हर दिन विश्वरक्षक संप्रदाय के भागने वाले शिष्यों का पीछा कर रहे हैं। वांग चोनफेंग की अभिव्यक्ति ठंडी थी जब उन्होंने कहा, बकवास, यह असंभव है। प्रकृति संप्रदाय के उन मूर्खों में मेरे संप्रदाय के शिष्यों का पीछा करने की क्षमता कैसे हो सकती है? अर्जुन आश्चर्यचकित था। ओह, क्या आप नहीं जानते, प्रकृति संप्रदाय का वास्तविक समर्थक वास्तव में बेहुआंग बाह्य है। क्या आपको लगता है कि वे कमजोर हैं? इसके बारे में सोचो, प्रकृति संप्रदाय के वर्षों के कार्यों को याद करो, इसके बारे में ध्यान से सोचो और देखो कि क्या तुम धीरे धीरे बाई कबीले से जुड़ सकते हो। वांग चोनफेंग ने बात करना बंद कर दिया। अर्जुन ने कहा, तो फिर मुझे तुम्हें सच बताने में कोई डर नहीं है। असल में मैं बाई कबीले से हूँ, ये तो तुम जानते ही हो। यहाँ तक कि मेरे कार्यों के लिए भी व्हाइट रिवर ने निर्देश दिया था। ये व्हाइट रिवर ही था जो आपके रिलीफ सेक्ट को नष्ट करना चाहता था। वांग चोनफेंग दहाड़ा, बकवास, बाह्य तुमसे हड्डी तक नफरत करता है। तुम कलह नहीं बो सकते, यदि नहीं तो वह आपकी कमजोरी दुनिया के सामने क्यों उजागर करेगा? अर्जुन ने कहा, टस्क, जितना अधिक आप जीते हैं उतना ही अधिक भ्रमित होते हैं। क्या आप इस छोटी सी चाल को नहीं देख सकते? फिर बाह्य इस पद्धति का उपयोग करके दुनिया भर के लोगों को गलत तरीके से यह सोचने के लिए मजबूर करना चाहता है कि मैं और वह संगत हैं। इस तरह मैं चाहे कुछ भी कर लूं, कोई भी उस पर अपना गुस्सा नहीं निकालेगा। बाह्य, यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछूंगा। अपनी क्षमता से मैंने विश्वरक्षक संप्रदाय का विनाश कैसे किया? वांग चोनफेंग की अभिव्यक्ति और भी अधिक ठंडी हो गई क्योंकि उनका गुस्सा ठंडा पड़ गया। अर्जुन ने कहा, ऐसा क्यों है कि उस दिन प्रकृति संप्रदाय के सभी विशेषज्ञ राहत संप्रदाय में थे? मैं अपनी ताकत से राहत संप्रदाय को कैसे नष्ट कर सकता हूँ? दरअसल प्रकृति संप्रदाय मेरी मदद कर रहा है। अगर वे न होते तो क्या आपको लगता है कि मेरे जैसा दिव्य मार्शल स्टेज का बच्चा विश्वरक्षक संप्रदाय के इतने सारे स्वर्गीय क्लेश चरण के बुजुर्गों को मार पाएगा? वरिष्ठ, अगर मैं इस बारे में शेखी बघारने को भी तैयार हो जाऊं तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? अगर मैं एक ही झटके में इतने सारे स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञों को नष्ट कर सकता हूं तो क्या आप मेरी इच्छानुसार देखभाल कर पाएंगे? क्या आप इसके बारे में नहीं सोचते? क्या यह उचित है? कमीने, वांग चोनफेंग दहाड़ा। अर्जुन ने कहा, बाह्य ने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि जीशी संप्रदाय अब और बड़ा होता जा रहा है। ये भेड़ियों की महत्वाकांक्षा है, इसे दबाना जरूरी है। और मैं कहता हूँ, अगर हम उसे दबा दे तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसे बिना रुके मार क्यों नहीं देते? उस बूढ़े आदमी वांग चोनफेंग को बेघर कर दो। वांग चोनफेंग ने गुस्से से कहा, श्वेत नदी, तुम नीच छोटे आदमी, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम सबको मार डालूंगा, मैं तुम में से किसी को भी नहीं जाने दूंगा। वांग चोनफेंग ने अचानक अपना सिर घुमाया और अर्जुन को खून से सनी आंखों से घूरने लगा। अर्जुन ने व्यंग्य किया, सिर्फ तुम्हारे साथ ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम स्वर्गीय क्लेश के केवल 8वें स्तर पर हो, भले ही तुम सचमुच स्वर्गीय क्लेश के 9वें स्तर पर पहुंच गए हो, तुम बाह्य के सामने कुछ भी नहीं हो। दिन में सपने देखना बंद कर देना ही बेहतर है। जल्दी करो और जागो। वांग चोनफेंग ने व्यंग्य किया, रुको, ये दिन जरूर आएगा जब मैं आत्मा शून्य क्षेत्र में कदम रखूंगा तो पूरा बाई कबीला नष्ट हो जाएगा। अध्याय 1603। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम जानते हो कि मैं उन अपराधियों में से एक हूँ जिन्होंने विश्वरक्षक संप्रदाय को नष्ट किया, लेकिन मैं वास्तव में यहाँ प्रकट हुआ था।
क्या तुम्हें लगता है कि यह एक संयोग है कि मैं तुमसे आत्मा शून्य गोली की साधना शुरू करने से पहले मिला था? मैं ओल्ड मैन मो लिंग का शिष्य हूँ। मुझे मत बताना कि मुझे नहीं पता था कि तुमने उसकी आत्मा शून्य गोली का सूत्र चुरा लिया है। क्या तुम्हें लगता है कि यह एक संयोग है कि मैं फिर से यहाँ हूँ? अगर बाइहे ने विश्व रक्षक संप्रदाय को नष्ट करने की योजना बनाई होती तो क्या वह तुम्हें अब तक जीवित रहने देता? अपने दिल में एक बड़ी मुसीबत छोड़ जाता, और फिर भी मैं यहाँ फिर से प्रकट हुआ हूँ। क्या ये संयोग है? वांग चोनफेंग ने गरजते हुए कहा, आप वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं? अर्जुन ने कंधे उचकाते हुए कहा, ये सब व्यवस्थित है। मैं मो लिंग का शिष्य हूँ और मो लिंग हमेशा से बाई कबीले के लिए गोलियां परिष्कृत करता रहा है। तुम्हें ये पता है ना? तो बाई वह जानता था कि तुम आत्मा शून्य गोली को परिष्कृत करना चाहती थी। वह जानबूझकर चाहता था कि तुम जीवित रहो। जब तुम गोली को परिष्कृत करोगी तो वह तुम्हारी गोली छीन लेगा और तुम्हें मार डालेगा। क्या यह एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना नहीं है? आप 100 साल से भी अधिक समय से बाइहे के गुलाम रहे हैं। वांग चोनफेंग ने अपनी आंखें घुमाईं और अचानक हंस पड़े। छोटे कमीने, तुमने पहले जो कहा था, तुमने वास्तव में मुझसे लगभग झूठ बोला था, लेकिन आपके भाषण में एक खामी है, सबसे घातक खामी। आप बहुत लापरवाह हैं। आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे की उपेक्षा की है। अगर बाइहे सचमुच मेरी आत्मा शून्य गोली चाहता है तो उसे स्वयं आकर उसके लिए लड़ना चाहिए, लेकिन वह उसे चुराने के लिए तुम्हारे जैसे छोटे दिव्य मार्शल स्टेज मार्शल कलाकार को भेजेगा। मेरी गोली चुराने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। वांग चोनफेंग ने गहरी सांस ली और कहा, अपना झूठ दूर करो। तुम्हारे लिए मुझे फिर से धोखा देना असंभव है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। तो सच्चाई आपके सामने है और आप इस पर विश्वास करने से इनकार करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि व्हाइट रिवर ने आपके साथ ऐसा किया। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं बकवास कर रहा हूँ? मेरे पास तुम्हारी गोलियां चुराने की क्षमता नहीं है। हा, जब से बाइहे ने मुझे आने दिया है उसने मुझे पहले ही खजाने का एक सेट सिखा दिया है ताकि मैं तुम्हारी गोलियां चुरा सकूं। मैं जानता हूं कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अब आपको और क्या कहना है? अर्जुन ने समय का बहुत सटीक नियंत्रण किया। जब उन्होंने ये अंतिम शब्द कहे तो गोली की भट्टी में विस्फोट हो गया और गोली परिष्कृत हो गई। उसी समय अर्जुन भी स्वप्नलोक में प्रवेश कर गया। उसने पूर्ण आत्मा शून्य गोली में से एक आत्मा शून्य गोली का स्वप्न शरीर पकड़ा और जल्दी से उसे छोड़ दिया। मैं जानता हूं कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो अब आपके पास कहने को और क्या है? अर्जुन ने अपना मुंह खोला। उसके मुंह में एक आत्मा शून्य गोली थी। वांग चोनफेंग का पूरा ध्यान अर्जुन पर केंद्रित था। जब उसने अर्जुन के मुंह में आत्मा शून्यता की गोली देखी तो उसका दिमाग फट गया। क्या हो सकता है कि इस बच्चे की कही हर बात सच हो? धिक्कार है, उसने आत्मा शून्य गोली कैसे चुरा ली? असली आत्मा शून्य गोली अभी भी गोली भट्टी में पड़ी हुई थी। हालांकि जब गोली ने आकार लिया था तो बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रस्फुटित हुई थी जो गोली की भट्टी में भी थी। वांग चोनफेंग ये महसूस कर सकता था कि गोली की भट्टी में भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा थी, लेकिन जब उसने अर्जुन के मुंह में गोली देखी तो उसने सोचा कि गोली की भट्टी में आध्यात्मिक ऊर्जा आध्यात्मिक अवशेष थी जो गोली के आकार लेने के क्षण से फूट पड़ी थी। तुमने ये कैसे किया? वांग चोनफेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने अविश्वास से अर्जुन को देखा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, बड़े सांप ने जल्दी से आग्रह किया। गोली भट्टी में आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से कम हो रही है। वांग चोनफेंग तुरंत महसूस कर सकता है कि गोली भट्टी में वास्तव में एक और आत्मा शून्य गोली है। जल्दी करो, अर्जुन ने व्यंग्य किया। बूढ़े कमीने, तुम हार गए। वांग चोनफेंग इतना क्रोधित हुआ कि उसने दहाड़ते हुए कहा, यह मत सोचो कि तुम सफल हो गए हो। यह मत सोचो कि व्हाइट रिवर के उस नीच व्यक्ति को कदम दर कदम नीचे गिना जा सकता है। तो क्या हुआ अगर तुमने मेरी गोली चुरा ली? मैं तुम्हें मारकर अभी ले सकता हूँ। इस गोली से मुझे धमकाने की सोचना भी मत। अगर तुम इसे अभी निगल भी गए तो तुम्हारे पास इसे परिष्कृत करने का समय नहीं है।
मैं तुम्हारा पेट चीर कर गोलियां निकाल सकता हूँ। अर्जुन ने धर्मी होने का नाटक किया और कहा, भाई है और मैं आभारी हैं। उसका ऋण चुकाने के लिए मैं सब कुछ, यहाँ तक कि अपना जीवन भी बलिदान कर सकता हूँ। वरिष्ठ, पहले पश्चिम में बड़ी संख्या में बाई कबीले के मार्शल कलाकार घूम रहे थे। आपको इसका आभास हो जाना चाहिए था, है ना? हा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा मिशन ये गोली वापस लाना है? तुम गलत हो। मेरा मिशन केवल गोली प्राप्त करना और फिर तुम्हारे द्वारा मारा जाना है। लेकिन मैं मरने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मरने से पहले मैं ये गोली पश्चिम के उन लोगों को दे दूंगा जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही अर्जुन को में बिजली की ऊर्जा संघनित हो गई और पश्चिम की ओर ध्वनि के साथ प्रकाश की पूरी गति से गोली को बाहर निकाल दिया। वांग चोनफेंग ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन यहाँ मरने के लिए आया है। अर्जुन यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहता था। उसका मिशन तो गोलियों को दूर भेजना था। इस प्रकार चाहे वांग चोनफेंग ने कितनी भी तेजी से प्रतिक्रिया की हो, वह अभी भी आधा बीट धीमा था। जहाँ तक प्रकाश की पूरी गति से उड़ने वाली गोलियों का सवाल है, तो उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें केवल 1 सेकंड के 100वें हिस्से की धीमी गति की जरूरत थी। गोली प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई और वांग चोनफेंग की उंगलियों से प्रकाश की गति से पश्चिम की ओर उड़ गई। इस बार अर्जुन ने एक बिजली का बोल्ट उगला, जिसने औषधीय गोली के स्वप्न शरीर को बलपूर्वक प्रकाश की गति पर धकेल दिया तथा त्वरण सरणी को संघनित नहीं किया। इस वजह से अर्जुन प्रकाश की तेज धारा से उत्पन्न प्रतिक्रिया बल को हटा नहीं पाया। उसका पूरा मुंह फट गया, उसके दांत टूट गए और उसके मुंह से भारी मात्रा में खून बहने लगा। वांग चोनफेंग ने अर्जुन को खतरनाक नजरों से देखा। उसके पास अर्जुन को मारने का भी समय नहीं था और वह तुरंत पश्चिम की ओर तेजी से उसका पीछा करने लगा। गोली प्रकाश की गति से उड़ती थी और प्रत्येक सेकंड की देरी के साथ ये 600,000 मील तक उड़ सकती थी। सबसे मुश्किल बात यह थी कि यह छोटा रहस्य क्षेत्र था। एक बार जब गोली छोटे रहस्य क्षेत्र की सीमा से बाहर निकल जाती तो वह गोलाकार दर्पण से होकर अनंत रहस्य क्षेत्र में पहुंच जाती। वांग चोनफेंग को यह विश्वास करने का कारण था कि शाश्वत गुप्त क्षेत्र में बाई कबीले के विशेषज्ञ पहले से ही गोलियां प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कमीने, कमबख्त कमीने! वांग चोनफेंग ने दहाड़ते हुए अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया, लेकिन वह अभी भी प्रकाश की गति तक नहीं पहुंच सका। 1 इंच तक सिकुड़ जाओ! वांग चोनफेंग गुस्से से दहाड़ा। हालांकि जमीन को 1 इंच तक सिकुड़ना एक स्थानिक आंदोलन मार्शल कौशल था और यह यहाँ काम नहीं करेगा। बाई कबीले के कमीनों! वांग चोनफेंग इतना गुस्से में था कि उसका कलेजा और पित्ताशय फटने को हो रहा था। वह उस औषधीय गोली के स्वप्न शरीर का बेतहाशा पीछा कर रहा था। रास्ते में बाई कबीले के प्रत्येक स्वर्गीय शब्द जूनियर ने उन पर हाथ हिलाकर उन्हें पाउडर में उड़ा दिया। वह अपना गुस्सा निकाल रहा था। बाई उसने 100 साल से भी अधिक समय तक उसके खिलाफ साजिश रची थी। सबसे विडंबना ये थी कि बाई कबीले के विशेषज्ञों ने जैसे ही वांग चोनफेंग की उपस्थिति का आभास किया, वे अपनी मुट्ठियां भींचकर मुस्कुराने लगे। हालांकि उनका स्वागत वांग चोनफेंग के असीम क्रोध ने किया। अच्छा नहीं, बाई कबीले की कई युवा पीढ़ियां बाएं दाएं भाग गईं। उन्होंने देखा कि वांग चोनफेंग तेज रफ्तार से उड़ते हुए उन पर हाथ हिला रहा था। हालांकि उनके लिए स्वर्गीय क्लेश के 8वें स्तर पर विशेषज्ञों के हमलों से बचना असंभव था। उसी समय बर्फ की चादर पर अर्जुन अभी भी 2 चांदी की सुइयों से जकड़ा हुआ था, हिलने में असमर्थ था। उसने तुरंत 2 अवतारों को अलग कर दिया और दोनों अवतार भट्टी को उठाने और उसे अर्जुन के भंडारण रिंग में फेंकने के लिए उड़ गए। उसी समय अर्जुन तुरंत एक सपने में गिर गया और अपने सपने के शरीर और अपने असली शरीर के बीच स्थिति का आदान प्रदान करने के लिए दिव्य यात्रा तकनीक का उपयोग किया। उसका असली शरीर शीघ्र ही स्वप्नलोक में छिप गया। अध्याय 1604। अर्जुन ने अंततः राहत की लंबी सांस ली। सपने में उसने अपने सामने गोलियों की भट्टी पर नजर डाली। दरअसल गोलियों की भट्टी में एक सच्ची आध्यात्मिक शून्यता की गोली थी। ये बुरा आदमी असल में मुझे मारना चाहता है। अब देखते हैं कि कौन जीतता है। अर्जुन ने गुस्से से अपना पूरा मुंह खोला। दूरी में आध्यात्मिक शून्य गोली जो प्रकाश की गति से उड़ती थी, अंततः छोटे गुप्त क्षेत्र से बाहर निकल गई और शाश्वत गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गई।
वांग चोनफेंग भी उनके पीछे पीछे गया और उसी तरह छोटे से गुप्त क्षेत्र से बाहर निकल गया। अर्जुन ने आत्मा शून्य गोली का स्वप्न शरीर पश्चिम की ओर थूक दिया। यह अर्जुन से बिल्कुल विपरीत दिशा में था। ऐसा करके एक ओर तो उसने वांग चोनफेंग को गोली का पीछा करने और अर्जुन पर हमला करने से रोका, दूसरी ओर उसने वांग चोनफेंग को छोटे से गुप्त क्षेत्र से निकलकर राक्षस जाति के इलाके का पीछा करने की भी अनुमति दी। उस समय उससे निपटने के लिए राक्षसों में से लोग होने चाहिए। स्वप्न की दुनिया में अर्जुन ने आध्यात्मिक शून्यता की गोली निकाली और पाया कि यह एक चमकदार सुनहरी गोली थी जिसमें भयानक आध्यात्मिकता थी। अर्जुन ने आत्मा शून्य गोली को पकड़ लिया और कहा, इस गोली का सेवन करने के बाद क्या आप महान पूर्णता क्षेत्र तक पहुंच पाएंगे? प्रत्येक क्षेत्र में 10 छोटे स्तर होते हैं। सर्प मुस्कुराया और बोला, यह माना जा सकता है कि इससे आपकी इच्छा पूरी हुई और बूढ़े आदमी मोलिंग की इच्छा भी पूरी हुई। अंत में उनके द्वारा बनाई गई 2 दिव्य गोलियां उनके शिष्य यानी आपने व्यक्तिगत रूप से स्वीकार की। यदि आप उन्हें दे सकते हैं तो ये कहा जा सकता है कि कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है जो उनसे लाभ उठा सकता है। बूढ़े मोलिंग की बात करते हुए अर्जुन को थोड़ा दुख हुआ। सबसे अफसोस की बात यह थी कि वह जीवित रहते हुए बूढ़े मोलिंग के संप्रदाय में पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाया था। उसने वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति को पछतावे से भरे हृदय से मरने दिया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। अगर इस गोली का वाकई इतना असर है तो मुझे अपने सपनों के शरीर को एक बार इसे खाने देना होगा, वरना सब बेकार हो जाएगा। ओह ठीक है, एक बात है जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया है। चून की पवित्र आत्मा पत्थर मेरे साधना क्षेत्र को बढ़ा सकता है, तो क्या मैं पवित्र आत्मा पत्थर को अपने स्वप्न क्षेत्र में अनंत रूप से अवशोषित नहीं कर पाऊंगा, जिससे मेरे स्वप्न क्षेत्र में नाटकीय रूप से वृद्धि हो जाएगी? सांप ने कहा, यह विचार अभी भी संभव है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये पवित्र आत्मा पत्थर किसी औषधीय गोली के समान है। यदि आप इसे कई बार निगलते हैं तो आप में प्रतिरोध विकसित हो जाएगा। इस दुनिया में 2 समान पवित्र आत्मा पत्थर नहीं हैं। शायद एक ही पवित्र आत्मा पत्थर को एक बार अवशोषित करने के बाद दूसरी बार अवशोषित करने से वास्तव में चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा। हालांकि आप कोशिश कर सकते हैं। अर्जुन ने सबसे पहले स्वप्न शरीर को स्वप्न में आत्मा शून्य गोली खाने दी। निश्चित रूप से ये बिल्कुल वांग चोनफेंग के शब्दों जैसा ही था। अर्जुन को लगा कि उसका स्वप्न शरीर अचानक एक छोटे से दायरे से बढ़ गया है। बॉडी टेम्परिंग 10वीं परत, जन्मजात 10वीं परत, मूल वापसी 10वीं परत, स्वर्ग मूल 10वीं, हेवंस क्राय, गुड फॉर्चून और डिवाइन मार्शल आर्ट्स सभी 10वें स्तर पर पहुंच गए थे। हालांकि उसी समय स्वप्न शरीर दिव्य मार्शल आर्ट्स का 7वां स्तर भी तेजी से पीछे गिरने लगा और सीधे दिव्य मार्शल आर्ट्स के पहले स्तर पर गिर गया तथा 7 छोटे लोगों तक नीचे गिर गया। लेकिन तभी स्वप्न शरीर से अचानक एक असाधारण बड़ी आभा फैल गई। 10वें क्षेत्र की महान पूर्णता। स्वप्न शरीर में पुनर्तः गुणात्मक परिवर्तन आ गया था। स्वप्न शरीर की आंखों में रोशनी की एक किरण चमक उठी और उसकी हड्डियां, मांसपेशियां, शिराएं और त्वचा सभी में गुणात्मक परिवर्तन आ गए। वह चमकदार और दमकदार हो गया और अतुलनीय रूप से मजबूत हो गया। अर्जुन सदमे से पीला पड़ गया जब उसने स्वप्न शरीर की त्वचा को छुआ और कहा, हे भगवान, इस स्वप्न शरीर की ताकत पहले ही ड्रैगन जाति की ताकत तक पहुंच गई है, भले ही यह प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में केवल एक स्तर तक ही बढ़ी है। सर्प भी हैरान था। ड्रैगन स्वर्ग और पृथ्वी की आत्माएं हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रैगन सभी जीवित प्राणियों को पार करने और पूर्ण अधिपति बनने में सक्षम है, क्योंकि उनके पास पूर्णता का 10वां स्तर है? लेकिन चाहे ऐसा हो या नहीं, आपका वर्तमान शरीर वास्तव में एक रूढ़िवादी ड्रैगन जाति के बराबर है। अर्जुन को बेहद सुखद आश्चर्य हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आत्मा शून्य गोली के इतने फायदे होंगे। पहले उसके पास 3 भागों वाला ड्रैगन शरीर था, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि उसके पास 10 भागों वाला ड्रैगन शरीर है। यह एक गुणात्मक परिवर्तन था। यहाँ तक कि 9वीं कक्षा के ड्रैगन का शरीर भी 10वीं कक्षा के ड्रैगन के शरीर से बिल्कुल अलग था। इस समय मेरा स्वप्न शरीर ड्रैगन से अलग नहीं है। अर्जुन ने जोर से अपना गाल रगड़ा। अब तक उसे इस भयावह वास्तविकता पर विश्वास नहीं हो रहा था। सांप ने कहा, हाँ ये सच है, लेकिन तुम असली अजगर नहीं हो। तुम अभी भी एक शुद्ध इंसान हो।
हालांकि तुम एक सामान्य इंसान से एक कदम ऊपर हो। यदि ड्रैगन सभी जानवरों का राजा है तो क्या आपको सभी मनुष्यों का राजा होना चाहिए? इस तरह का बयान थोड़ा अजीब है। फिर मानव अमर, मानव देवता, इतिहास में तुम्हारे जैसा इंसान कभी नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि उसे क्या कहूँ। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा नाम क्या है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी शारीरिक फिटनेस ड्रैगन जाति के समान है और मैं एक क्रूर जानवर के समान भी हूँ। किंवदंती है कि शाश्वत भयंकर जानवर ऐसे अस्तित्व हैं जो बिना अपनी जमीन खोए ड्रैगन के खिलाफ लड़ सकते हैं। देखने से ऐसा लगता है कि इसका तात्पर्य स्वर्ण रक्त वाले क्रूर जानवरों से है, न कि साधारण क्रूर जानवरों से। क्या यह अर्जुन की वर्तमान काया के बराबर है जो स्वर्ण रक्त मानव के बराबर है? स्वर्ण रक्त दुष्ट राक्षस कितना दुर्जय अस्तित्व था। मार्शल संत क्षेत्र के दूसरे स्तर पर अपनी साधना के साथ वह केवल एक ही चाल से 150 से ज्यादा मार्शल संत 5वें स्तर के विशेषज्ञों का सफाया करने में सक्षम था। बहुत चौंकाने वाला। अर्जुन ने लगातार 3 गहरी सांसें लीं। उसने शुरू में सोचा था कि आत्मा शून्य गोली लेने के बाद वह केवल अपना साधना क्षेत्र पूरा कर पाएगा और अपने मार्शल दाव आधार को थोड़ा बढ़ा पाएगा। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि आत्मा शून्य गोली उसके मानव शरीर में मौलिक सुधार ला पाएगी। मनुष्यों के बीच एक व्यक्ति। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। अर्जुन ने उसके स्वप्न शरीर को देखा और कहा, तुमने इतने सारे लोग कैसे खो दिए? प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र पूर्णता के 10वें स्तर तक पहुंच चुका था और प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में केवल थोड़ी सी कमी थी। शरीर को संयमित करने वाले क्षेत्र से लेकर दिव्य मार्शल क्षेत्र तक। भले ही अर्जुन को अंतर को भरने के लिए दिव्य मार्शल क्षेत्र का उपयोग करना पड़े, तार्किक रूप से कहें तो आधे स्तर का दिव्य मार्शल क्षेत्र भी गिरने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि 7वें स्तर का दिव्य मार्शल कलाकार 5 स्तर के दिव्य मार्शल कलाकारों के बराबर था। हालांकि सच्चाई ये थी कि वह सचमुच दिव्य मार्शल आर्ट के प्रथम स्तर पर गिर चुका था। पवित्र आत्मा के पत्थर आजमाओ, सांप बोला। उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा के पत्थरों के अलावा क्या तुम्हारे पास 10 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा के पत्थर नहीं हैं? स्वप्न शरीर को इन्हें खाने दो और देखो कि क्या इसे अनिश्चित काल तक निगला जा सकता है। अर्जुन ने तुरंत एक निम्न श्रेणी का पवित्र आत्मा पत्थर निकाला। दिव्य मार्शल तकनीक के प्रथम स्तर तक पहुंचने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों को अवशोषित करने के बाद स्वप्न शरीर का क्षेत्र वास्तव में दिव्य मार्शल आर्ट्स के पहले स्तर से दूसरे स्तर तक तेजी से बढ़ गया था। अर्जुन अपने सपने से बाहर आया और पुनः उसमें प्रवेश कर गया। स्वप्न शरीर को इसे खाने की अनुमति देने के लिए पहले से उसी पवित्र आत्मा पत्थर का उपयोग करने पर परिणाम अप्रत्याशित था। स्वप्न शरीर ने अपने साधना क्षेत्र को नहीं बढ़ाया, परंतु उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में बड़े अंतर से वृद्धि हुई, जिससे वह सीधे भर गया तथा और भी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल गई। सर्प ने भौहें चढ़ाईं और कहा, लगता है मेरा अनुमान सही है। एक ही पवित्र आत्मा पत्थर को एक बार अवशोषित करने के बाद उसे दोबारा अवशोषित करना राज्य के लिए बेकार है। इसका उपयोग केवल एक साधारण आत्मा पत्थर के रूप में किया जा सकता है और यह केवल आत्मा क्यूई की पूर्ति कर सकता है। अर्जुन भी विचारशील था। पवित्र आत्मा पत्थर जैसी चीज की उत्पत्ति का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये ठीक है, उसके पास अभी भी 5 उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर थे। उसके लिए अपने स्वप्न शरीर को दिव्य मार्शल आर्ट के 7वें स्तर पर वापस लाना बहुत आसान होगा। इसके बाद अर्जुन ने शेष 9 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों को स्वप्न शरीर में अवशोषित करने के लिए डाल दिया। अध्याय 1605। अर्जुन के पास केवल 10 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर थे। वृक्ष दानव के शरीर से एकत्रित किए गए टुकड़ों को जोड़कर उसके पास कुल 11 ही बचे थे। दिव्य मार्शल आर्ट्स के दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए 1 की आवश्यकता थी, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर तक 2 की आवश्यकता थी, तीसरे स्तर से चौथे स्तर तक 4 की आवश्यकता थी और चौथे स्तर से 5वें स्तर तक 8 की आवश्यकता थी।
अर्जुन के निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर केवल स्वप्न शरीर को दिव्य मार्शल आर्ट के चौथे स्तर तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त थे। बाकी के लिए उच्च श्रेणी के संत आत्मा पत्थरों का उपभोग करना बहुत ही बेकार था। अनंत गुप्त क्षेत्र छोड़ने के बाद उसे उन्हें निम्न श्रेणी के संत आत्मा पत्थरों से बदलना होगा और उन्हें अवशोषित करना होगा। थोड़ी देर बाद वांग चोनफेंग वापस नहीं लौटा। यह अज्ञात था कि उसे राक्षसों ने मार डाला था या वह आत्मा शून्य गोली का पीछा करने जा रहा था। आत्मा शून्य गोली की 10 मिनट की सीमा समाप्त हो चुकी थी और वह खुद ही गायब हो गया था, जिसके कारण वांग चोनफेंग ने अनंत गुप्त क्षेत्र में लक्ष्यहीन खोज शुरू कर दी। कोई बात नहीं, यह अच्छी बात थी कि वह वापस नहीं आया। अर्जुन स्वप्न की दुनिया से भाग निकला था और उसका असली शरीर अभी भी 2 चांदी की सुइयों से जकड़ा हुआ था, जो बर्फ की परत पर हिलने में असमर्थ था। एक विचार के साथ अर्जुन ने छोटे कीड़े से उसके लिए चांदी की सुई निकालने के लिए कहा। परिणाम स्वरूप छोटे कीड़े गोल्डन ब्लड विशियस बीस्ट और मार्शल सेज लेवल 2 की ताकत के साथ वे चांदी की सुई को हिलाने में असमर्थ थे। ये भयानक है, अर्जुन ने असहाय होकर कहा। 8वें स्तर के स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ ने जो चांदी की सुई मुझे ठोंकी थी उसे बाहर निकालना बिल्कुल भी संभव नहीं है। यदि हम चांदी की सुई में मौजूद आभा के धीरे धीरे विलुप्त होने का इंतजार करते हैं तो हमें नहीं पता कि हमें कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बड़े सांप ने कहा, तुम मूर्ख बच्चे हो, क्या तुम्हें बर्फ नहीं तोड़नी चाहिए? अर्जुन दंग रह गया और बोला, ओह, मैं तो मूर्ख था। उसने छोटे कीड़े से बर्फ को तोड़ दिया और वह सफलतापूर्वक खड़ा हो गया। चांदी की सुई को बर्फ में डाला गया, जो कि आसान था। हालांकि बर्फ की परत टूटने के बाद भी 2 चांदी की सुइयां अर्जुन की बाह में फंसी रहीं और उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका। अब ये वाकई बहुत तकलीफदेह था। उसके पैर बर्फ चूमने वाली मछली ने काट लिए थे और उसकी बाहों में चांदी की सुइयां ठोंक दी थीं। यह उसके सभी अंगों का इस्तेमाल न कर पाने के बराबर था। अर्जुन ने तुरंत छोटे कीड़े से कहा कि वह उसे उठाकर उत्तर की ओर भाग जाए। दूसरी ओर उसने कीड़े की पीठ पर रखी आध्यात्मिक शून्यता की गोली खा ली। आत्मा शून्य गोली का शोधन भी अपेक्षाकृत लंबी प्रक्रिया थी। इस प्रकार की गोली की आध्यात्मिकता बहुत अधिक थी। सौभाग्य से अगले कुछ समय में अर्जुन को किसी अन्य दुश्मन का सामना नहीं करना पड़ा और आत्मा शून्य गोली अंततः शुद्ध हो गई। उस क्षण अर्जुन के शरीर में भी वैसा ही परिवर्तन आया जैसा उसके स्वप्न शरीर में हुआ था। उसे लगा जैसे उसका शरीर एक अकल्पनीय और अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गया है। यह उस तरह की शारीरिक फिटनेस नहीं थी जैसी किसी इंसान में होनी चाहिए। हालांकि उसने इसे एक बार देखा था, फिर भी अर्जुन ने अविश्वास से उसके हाथों और भुजाओं को देखा। उसने अपने हाथ से उस छोटे कीड़े की बाह को चुटकी में पकड़ने की कोशिश की और पाया कि उसे चुटकी में पकड़ा जा सकता है। इसका मतलब ये था कि अर्जुन का शरीर पहले से ही उस छोटे कीड़े के बराबर था। हालांकि उसकी बाहें नीचे दबी हुई थीं, जिससे बिजली का संचार सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा था, फिर भी उसकी उंगलियां और हथेलियां हिल पा रही थीं। चांदी की 2 सुइयां केवल अर्जुन की मध्याह्न रेखाओं को जकड़े हुए थीं। उसी समय अर्जुन का क्षेत्र भी स्वप्न शरीर की तरह दिव्य मार्शल आर्ट्स के प्रथम स्तर पर वापस आ गया था। उसकी बाहों में कीलें ठोंकी हुई थीं, इसलिए उसके लिए पवित्र आत्मा के पत्थर को अपने हाथों से सोखना नामुमकिन था। उसने पवित्र आत्मा के पत्थर को सीधे अपने मुंह में लिया और उसे निगलकर सोख लिया। इसी प्रकार 7 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों को अवशोषित करने के बाद उनका क्षेत्र दिव्य मार्शल आर्ट्स के चौथे स्तर पर लौट आया। इस समय वह इस स्थान को छोड़ने और अपनी साधना को पुनः चरम अवस्था में लाने के लिए 5 उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों के बदले में कुछ प्राप्त करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। 5 उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा रत्न 500 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा रत्नों के बराबर थे। दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर से मार्शल संत क्षेत्र के पहले स्तर तक उन्नयन के लिए कुल 504 पवित्र आत्मा रत्नों की आवश्यकता थी। संयोग से उसने 11 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों में से 7 को अवशोषित कर लिया था और 4 शेष रह गए।
कुल मिलाकर 504। जब तक वह इस स्थान को छोड़ देगा वह मार्शल सेज के क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगा। हालांकि ये केवल एक आदर्श स्थिति थी, क्योंकि बाहरी दुनिया में पवित्र आत्मा के पत्थरों के बदले में शुल्क लिया जाता था। अरे, चांदी की सुइयां धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। ठंड चली गई है, अर्जुन की ने कहा। उन्होंने महसूस किया कि 2 चांदी की सुइयां जो पहले मजबूत थीं, वास्तव में ड्रैगन के समान शरीर प्राप्त करने के बाद एस्ट्रल क्यूई की खपत को तेज कर दिया था। इस दर से तो 3-4 दिन में 2 चांदी की सुइयां गिर जाएंगी। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा। सर्प ने कहा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारा शरीर अधिक शक्तिशाली हो गया है, जिसके कारण यहाँ की अत्यधिक ठंड अब तुम्हारे लिए इतनी अधिक नहीं है। छोटा सा कीड़ा बर्फ पर ऐसे दौड़ रहा था जैसे उड़ रहा हो। उस पर कड़ाके की ठंड का कोई असर नहीं हो रहा था। कम से कम असर तो बहुत कम था। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं अकेले चलने में कोई मेहनत बर्बाद नहीं करता, बल्कि उस छोटे कीड़े को अपनी पीठ पर उठाकर ले जाने देता। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। हालांकि ये फिर भी बेकार था। अगर वांग चोंगफेंग को अर्जुन का पता चल जाता और वह उसे पकड़ना चाहता तो वह कीड़े की गति से भी वांग चोंगफेंग के पीछा से बच नहीं पाता। भले ही वह बच निकले, अर्जुन आत्मा शून्य गोली प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। बस यही कहा जा सकता है कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर था। 2 दिन बाद अर्जुन की बाहों में एक अजीब हलचल दिखाई दी। नन्ही बुलबुल। उसने जल्दी से अपने कपड़े खोले और पाया कि उसकी बाहों में पड़ा छोटा सा अंडे का खोल टूट गया था। नन्हा पक्षी जोर जोर से सांस लेने के लिए अपनी बाहें फैला रहा था। हालांकि इस छोटे से जीव का शरीर बर्फ सी सफेद त्वचा की परत से ढका हुआ था और उस पर सुनहरे पैटर्न थे। क्या तुम सचमुच एक छोटे सुनहरे खून वाले पक्षी में बदल गए हो? अर्जुन की ने कहा। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि नन्हा गौरैया, जिसने स्वर्ण रक्त वाले क्रूर राक्षस का खून पी लिया था, भी छलांगे मारकर आगे बढ़ गया था। वह दिव्य युद्ध कला के 3रे स्तर से मार्शल ऋषि के क्षेत्र में छलांग लगा चुका था। यह विस्तार, क्या ये थोड़ा बड़ा नहीं है? अर्जुन चौंक गया। सर्प ने कहा, ये छोटी गौरैया का रूपांतरण होना चाहिए, जिसने उसके साधना स्तर में कुछ वृद्धि प्रदान की, और स्वर्ण रक्त ने भी उसके साधना स्तर में कुछ वृद्धि की, जिससे वह सीधे मार्शल सेज की ओर अग्रसर हो गया। अर्जुन ने अचानक सिर हिलाया। उसे याद आया कि अगर वह छोटी चिड़िया उस भयंकर जानवर को निगल जाए तो वह अपनी साधना का स्तर खुद ही बढ़ा लेगी। पहले सुनहरे खून वाले भयंकर जानवर का खून पीने से उसकी साधना और भी ज्यादा बढ़ गई थी। धिक्कार है, मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जिसकी साधना सबसे निम्न है। अर्जुन ने अवाक होकर अपना सिर हिलाया। बिग स्नैक मार्शल सेंट लेवल 1 पर था, लिटिल बग मार्शल सेंट लेवल 2 पर था, और यहाँ तक कि लिटिल स्पैरो भी अब मार्शल सेंट लेवल 1 पर था। केवल वह अभी भी ईश्वरीय मार्शल दायरे में संघर्ष कर रहा था। क्या ये आपकी त्वचा है या यह असली खोल है? क्या आप इसे उतार सकते हैं? उत्सुकतावश अर्जुन ने छोटी चिड़िया के हेलमेट पर 2 बार दस्तक दी, जिससे एक धीमी आवाज आई। छोटी चिड़िया ने अपना सिर खुजलाया और अपनी बड़ी गोल आंखों से अर्जुन को देखने का इंतजार करने लगी। छोटे लड़के ने अपना सिर खुजलाया, लेकिन हेलमेट चरमरा गया। क्या तुम इसे उतार सकते हो? अर्जुन ने लिटिल स्पैरो के हेलमेट को गले लगाया और उसे ऊपर उठा लिया। परिणाम स्वरूप कोई हलचल नहीं हुई। कैसी त्वचा? अर्जुन की ने कहा। बर्फ सफेद कवच की यह परत पहले से ही छोटे पक्षी के शरीर का हिस्सा बन गई थी। छोटी चिड़िया ने अपना सिर झुकाकर अर्जुन की ओर देखा और कहा, क्या दस्तक? लड़ो। क्या दस्तक? तुम्हें मारा? अर्जुन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल यही आशा करती हूँ कि आप एक क्रूर जानवर की तरह नहीं होंगे जो गुप्त क्षेत्र को नहीं छोड़ सकता। बच्चे अर्जुन, आगे पृथ्वी तत्व में बहुत तेज उतार चढ़ाव होने वाला है, बड़े सांप ने अचानक कहा। अर्जुन ने तुरंत उस छोटे कीड़े को रुकने का आदेश दिया। उसने ध्यान से दूर देखा और पूछा, ड्रैगन स्केल? उसके ठीक सामने एक बहुत बड़ा अवरोध था। बाधा को न तो बाईं ओर देखा जा सकता था, न ही दाईं ओर, और न ही इसे ऊपर की ओर देखा जा सकता था, जिससे लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि वे दुनिया के अंत पर पहुंच गए हैं। हालांकि करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि यह वास्तव में एक विशाल हिमखंड था। लगातार बर्फीले तूफानों के कारण अर्जुन दूर से हिमखंड को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था।
नतीजतन उसे अचानक पता चला कि हिमखंड इतना विशाल था कि वह बीच में ही हिमखंड के बड़े होते जाने की प्रक्रिया को देख नहीं पाया। आखिरकार मुझे वह मिल ही गया। अर्जुन ने राहत की लंबी सांस ली। मानव दुनिया में लौटने के बाद वह मार्शल सेन क्षेत्र के पहले स्तर तक आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा पत्थर का उपयोग करेगा और मार्शल सेन क्षेत्र के तीसरे या चौथे स्तर तक गिरने वाली स्वर्गीय बिजली का उपयोग करेगा। उत्तम, इस यात्रा की फसल छोटी नहीं थी। अध्याय 1606 बड़े सांप ने कहा, सावधान रहो, इस पहाड़ की चीजों ने ड्रैगन के शल्क छीन लिए हैं, वे काफी शक्तिशाली होंगे। आखिरकार अब आप अपने अंगों का उपयोग नहीं कर सकते, बेहतर होगा कि आप सावधान रहें। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने नन्ही गौरैया के सिर पर थपथपाया और कहा, नन्हे दोस्त, नन्हे बग को लड़ाई की कमान सौंप दो, तुम मेरी रक्षा की जिम्मेदारी ले लो तो कैसा रहेगा। छोटी चिड़िया ने अपनी छाती ऊंची उठाई और अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया। अर्जुन ने असहाय होकर अपना दिमाग हिलाया और कहा, धनवान। ऐसा कहने के बाद उसने अपनी अंगूठी से एक रत्न निकाला और उसे छोटी चिड़िया की हथेली में रख दिया। छोटी चिड़िया ने तुरंत लार टपकाते हुए कहा, तुम खतरे में नहीं हो, मेरी और अपनी रक्षा करो। ठीक है, चूंकि तुम पहले से ही मुझसे अधिक शक्तिशाली हो तो क्या तुम्हें एक अच्छे हथियार का उपयोग करना होगा। अर्जुन ने सोचा और अपनी भंडारण अंगूठी से एक खंजर निकाला। खंजर भले ही छोटा था लेकिन छोटी चिड़िया उससे भी छोटी थी। खंजर चौड़ा और छोटा था और छोटी चिड़िया के हाथ में वह एक बड़ी मोटी तलवार जैसा लग रहा था। अप्रत्याशित रूप से लिटिल बर्ड क्लैंग ने खंजर तोड़ दिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। अर्जुन ने एक और छोटा खंजर निकाला और उसे दे दिया, लेकिन वह अभी भी टूटा हुआ था और उसने उसे फेंक दिया। बड़े सांप ने कहा, छोटा पक्षी रूपांतरित होने से पहले भी पक्षी ही था, तुम उसे एक कुदाल क्यों नहीं दे देते। अर्जुन शिन की बातें समझ में आई, इसलिए उसने अपने विशाल कृपाण से नीदर सिल्वा का एक छोटा टुकड़ा अलग किया और लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा एक छोटा गैंती बनाया जो एक छोटे पक्षी के बराबर ऊंचाई का था। नन्ही चिड़िया की देखभाल के लिए कुदाल का कुदाल वाला हिस्सा सचमुच चिड़िया की चोंच जैसा बनाया गया था। उसे 2 हिस्सों में बांटा गया था। वह किसी भी खूंखार जानवर के कवच को बड़ी तेजी से भेद सकती थी। साथ ही कुदाल के हैंडल पर एक छोटा सा घूमने वाला शाफ्ट भी था। हाथ घुमाने से कुदाल के ऊपरी और निचले मुंह अलग हो जाते थे और वह आपस में जुड़ भी सकती थी। अर्जुन ने ये छोटी गौरैया को दिया और उसे बहुत मजा आया। वह एक परछाई में बदल गया और गायब हो गया। कुछ ही सेकंड में छोटी गौरैया एक कुदाल लेकर वापस दौड़ी और खुशी खुशी अर्जुन को दिखाने लगी। कुदाल एक बड़े मोटे कीड़े को काट रही थी जो मुड़ मुड़ कर घूम रहा था। अर्जुन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। उसने फिर से कीड़े की ऊंचाई पर नजर डाली और सोचा कि उसे भी उसके लिए कोई हथियार ढूंढना चाहिए। अगर वह नंगे हाथों से लड़े तो भी कीड़े की युद्ध शक्ति बहुत मजबूत होगी। हालांकि चूंकि उसके हाथ में एक हथियार था इसलिए वह युद्ध में अधिक कुशल होगा। कीड़े की 5 मीटर की ऊंचाई और उसके विशाल कृपाण को देखते हुए अर्जुन केवल एक लंबे भाले के बारे में ही सोच सकता था। उसने कृपाण को तरल में बदल दिया और उसे 7 मीटर लंबे चांदी के भाले में बदल दिया। उसने लापरवाही से उसे लिटिल बग की ओर फेंक दिया। जब मैं नहीं लड़ता तो यह भाला तुम्हारा है, जब मैं लड़ता हूँ तो मैं इसे वापस ले लेता हूँ और इसे एक विशाल कृपाण में बदल देता हूँ। अर्जुन ने लिटिल बग से कहा। यद्यपि वह जानता था कि छोटे कीड़े में कोई जीवन शक्ति नहीं थी और सोचने की कोई क्षमता नहीं थी, फिर भी अर्जुन ने आदतन छोटे कीड़े को अपने साथियों में से एक माना। सब कुछ तैयार है, चलो हिमखंड की ओर चलें। छोटा कीड़ा अर्जुन को अपनी पीठ पर उठाकर सीधे हिमखंड की बाहरी दीवार में बने एक छेद से टकराकर पहाड़ के भीतर प्रवेश कर गया। अर्जुन ने बाहर रहते हुए अपनी बिजली जैसी प्रकाश विद्युत आंख से इस विशाल हिमखंड को पहले ही देख लिया था। ये खोखला था और अंदर अभी भी एक विशाल जगह थी। अंदर जाने पर उसने देखा कि वहां वास्तव में कुछ और ही था। पहाड़ के अंदर वास्तव में बर्फ का एक जंगल था और अंदर का तापमान बाहर की तुलना में कई हजार डिग्री कम था।
ये यही है, लगभग 100 मील आगे। सर्प ने पृथ्वी के तत्वों में होने वाले उतार चढ़ाव को ध्यान से भांप लिया और ड्रैगन स्केल का स्थान सटीक रूप से निर्धारित कर लिया। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, उसने बर्फ के क्रिस्टल वन में देखा और देखा कि प्रकाश की घनी किरणें उसकी आंखों में आ रही हैं। इनमें से प्रत्येक धब्बा एक जीवित प्राणी का प्रतिनिधित्व करता था। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, उस बर्फ के क्रिस्टल जंगल में कई बर्फ के क्रिस्टल और पेड़ों में भयंकर जानवर छिपे हुए हैं। क्या हमें उन्हें रास्ते में ही मार देना चाहिए या फिर सबको एक साथ फुसलाकर एक ही समय में मार देना चाहिए? बड़े सांप ने कहा, अपना रास्ता बना लो। तुम्हारे लिए आगे बढ़ना आसान नहीं है, इसलिए छोटे कीड़े के लिए तुम्हारी रक्षा करना आसान नहीं होगा। ठीक है, चलो चलें। अर्जुन ने कीड़े को छोड़ दिया और कीड़े को लड़ने दिया। बड़ा सांप उड़कर लगभग 10 मीटर लंबे उड़ने वाले सांप में बदल गया, जिससे अर्जुन उसकी पीठ के बल लेट गया, जबकि छोटा पक्षी एक कुदाल लेकर अर्जुन के पास खड़ा हो गया। मैं उस कीड़े के साथ खेल रहा हूँ जिसे मैंने अभी अभी पकड़ा है। छोटा कीड़ा चांदी का भाला थामे हुए उसके आगे आगे शान से चल रहा था। उसने अपना सिर नीचे कर लिया था। उसकी आंखें धूसर और चांदी जैसी थीं और उसका आभामंडल बहुत संयमित था। उसके ठीक सामने 2 बर्फ के क्रिस्टल जैसे पेड़ अचानक फट गए और उनमें से 2 साधारण जानवर बाहर निकल आए। ये दोनों जानवर ऐसी प्रजातियां थीं जिन्हें अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था। ये विशाल बर्फ के क्रिस्टल जैसे पंख वाले जीव थे जो खड़े पक्षियों जैसे लग रहे थे। जहां तक इन दोनों जानवरों का सवाल है, वे दोनों मार्शल सेंट फर्स्ट लेयर पर थे। छोटा कीड़ा अपने दाहिने हाथ में भाला लिए आगे बढ़ा और एक खूंखार जानवर की छाती पर वार करने लगा। बाएं हाथ से उसने दूसरे खूंखार जानवर का चेहरा पकड़ लिया और अपने शरीर को भाले के सिरे पर जोर से पटक दिया। एक गोली चली और 2 मार्शल सेंट जानवर उछल पड़े, जिससे दोनों जानवरों को प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं मिला। इसके बाद छोटे कीड़े ने दोनों जानवरों को उठाया और उन्हें अर्जुन की ओर फेंक दिया। अर्जुन ने एक क्रूर जानवर को सांप की पीठ पर बिठाया। उसने अपने दाहिने हाथ से दूसरे क्रूर जानवर के शरीर को दबाया और अपने स्वप्न शरीर को मुक्त करके क्रूर जानवर की साधना को अपने अंदर समाहित करना शुरू कर दिया। ड्रीम दाव के पास एक क्रूर जानवर को अवशोषित करने के लिए अभी भी कुछ मिनट बाकी थे। छोटी गौरैया, उनके शरीर को चीरकर देखो कि क्या कोई पवित्र आत्मा पत्थर है। छोटी चिड़िया टेढ़ी मेढ़ी चलती रही और उसने एक कुदाल से दोनों जानवरों को अलग अलग कर दिया, लेकिन अंत में उसे कुछ नहीं मिला। आगे बढ़ते हुए दोनों तरफ बर्फ के क्रिस्टल और पेड़ फट गए और मार्शल सेंट क्रूर जानवर एक के बाद एक बाहर कूद पड़े। कुल 8 साधारण जानवर थे और उनकी संख्या काफी थी। हालांकि स्वर्ण रक्त क्रूर जानवर के सामने साधारण जानवर उल्लेख के लायक नहीं थे। छोटे कीड़े ने चांदी का भाला अपने हाथ में थाम लिया और उसका शरीर बर्फ सफेद प्रकाश किरण में बदल गया। प्रकाश किरण ने एक विशाल चाप बनाया जो सभी खूंखार जानवरों से होकर गुजरा। उसी समय सभी खूंखार जानवर गायब हो गए। जब छोटा कीड़ा अपनी मूल स्थिति में वापस आया तो सभी हत्यारे चांदी के भालों पर वार कर दिए गए और बड़े सांप की पीठ पर वापस फेंक दिए गए। नन्हा गौरैया उन्हें एक एक करके जांचने के लिए जिम्मेदार था। नन्हे कीड़े ने कुछ खूंखार जानवरों को उछाला और उसने जल्दी से एक कुदाल से उस खूंखार जानवर के शरीर को चीर डाला और कुछ देर तक अंदर टटोलता रहा। लिटिल स्पैरो की आंखें चमक उठी जब उसने अपनी कुदाल से 3 मध्यम श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों को काट लिया और उन्हें अर्जुन के सामने रख दिया। बुरा नहीं है। अर्जुन मुस्कुराए और बोली, फसल बहुत बड़ी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे लगातार 3 मध्यम श्रेणी के संत आत्मा पत्थर मिलेंगे। जहां तक जानवरों की बची हुई लाशों का सवाल है, उन्हें फेंक देना ही बेहतर है। अर्जुन ने उन क्रूर जानवरों की लाशों को एक के बाद एक नीचे गिरा दिया और बिना किसी दुख के उन्हें छोड़ दिया। वह छोटा सा गुप्त क्षेत्र कुछ ही दिनों में गायब हो गया। अर्जुन के अनंत गुप्त क्षेत्र में लौटने के बाद वह वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका और मानव लोक में लौट आया। इन खूंखार जानवरों की लाशें वापस लाने का कोई रास्ता नहीं था। चाहे वह कितना भी ले बेकार था। बस उन मार्शल सेंट बीटल्स की लाशें ही उसके लिए काफी थीं। अधोलोक भूत साधना तकनीक को स्वप्न शरीर द्वारा अवशोषित किया जाना था और स्वप्न दाव की समय सीमा के भीतर प्रतिदिन केवल एक जानवर को अवशोषित किया जा सकता था।
छोटा समूह आगे बढ़ता रहा, रास्ते में हत्याएं करता रहा। इस हिमखंड का भीतरी भाग सचमुच एक विशाल खजाना था। अंदर कई खूंखार जानवर थे, हालांकि उनमें से ज्यादातर उच्च श्रेणी के नहीं थे। हालांकि ये पहले से ही काफी अच्छा था। अनंत गुप्त क्षेत्र में एक साधारण जानवर को ढूंढना आसान नहीं था। वांग चोनफेंग के अनुसार असल बात यह थी कि यह बेहद ठंडा उत्तर स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र का हिस्सा था। अन्य क्षेत्रों के मार्शल कलाकारों का यहाँ प्रवेश बहुत सीमित था। अध्याय 1607 स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ इन साधारण क्रूर जानवरों को मारने के लिए समय निकालने से कतराते थे। तब ये स्थान अर्जुन का अनन्य खजाना बन जाएगा। अब तक उस छोटे से कीड़े द्वारा मारे गए साधारण क्रूर जानवरों की संख्या 100 से अधिक हो चुकी थी। हालांकि अर्जुन की फसल बहुत प्रभावशाली नहीं थी, मानो उसका भाग्य खत्म हो गया हो। 3 मध्यवर्ती श्रेणी के संत आत्मा पत्थरों के अलावा, जिन्हें छोटी चिड़िया ने अभी अभी खोदकर निकाला था, कुल मिलाकर केवल 7 निम्न श्रेणी के संत आत्मा पत्थर ही थे। लगता है मेरी भूख बढ़ गई है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और 7 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों को अपनी भंडारण अंगूठी में फेंक दिया। यह आसान नहीं था। दूसरे संघों के मार्शल कलाकार अक्सर समूहों में इकट्ठा होते थे। 40-50 लोग एक साथ अनंत गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते थे। कुछ बार आगे पीछे जाने के बाद वे शायद 7 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा रत्न प्राप्त न कर पाएं। जहां तक दिव्य मार्शल क्षेत्र के उन मार्शल कलाकारों का सवाल है जो पानी पहुंचाने के लिए जिम्मेदार थे, उनकी हालत और भी दयनीय थी। उन्हें पानी आधे साल की कड़ी मेहनत के बाद ही मिल पाता था। अर्जुन की पिछली फसलें बहुत ज्यादा थीं, जिससे उसकी भूख बढ़ गई थी। निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा रत्नों को देखने के बाद उसके लिए अपने दिल में किसी भी तरह की भावना को उतार चढ़ाव पैदा करना मुश्किल हो गया था। इस समय ड्रैगन स्केल तक पहुंचने के लिए अभी भी 30 मील से ज्यादा का रास्ता बाकी था। उसके पीछे की सड़क साधारण जानवरों की लाशों से भरी हुई थी। ठीक इसी स्थान पर अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर का आभामंडल बदल गया है। उसकी आंखों की पुतलियों में बिजली की एक चमक कौंधी। अपनी बिजली जैसी आंखों से उसे देखने पर उसने पाया कि आसपास के बर्फ के क्रिस्टलों और पेड़ों की रोशनी एक पायदान बढ़ गई थी। रजत रक्त क्रूर जानवर, अर्जुन ने चुपचाप कहा। तभी पास के 3 पेड़ फट गए। चांदी की रेखाओं वाले काले गोले पहने 3 सिल्वर ब्लडी क्रूर जानवर बाहर कूद पड़े। ये तीनों रजत रक्त दुष्ट जानवर मार्शल संघ क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थे और वे छोटे कीड़ों से भी ऊपर के क्षेत्र में थे। तीनों रजत रक्त दुष्ट जानवर कुछ कहने से खुद को रोक नहीं सके और तुरंत 3 अलग अलग दिशाओं से उस छोटे कीड़े की ओर दौड़ पड़े। छोटे कीड़े ने चांदी का भाला हाथ में थाम लिया और अपने शरीर को एक बड़े धनुष के आकार में मोड़ लिया। उसकी आंखें और भी ठंडी और निर्दयी हो गईं। जब 3 रजत रक्त भयंकर जानवर आए तो छोटा कीड़ा हिल गया। वह बिजली की तरह आगे बढ़ा और धनुष के शरीर से एक जोरदार आवाज निकली, जिससे उसका पूरा शरीर प्रकाश की एक धारा में बदल गया। कियांग, चांदी के भाले की तीखी नोक चांदी के खून वाले एक क्रूर जानवर की छाती पर लगी। भाले की नोक तेजी से आगे बढ़ी और चिंगारियों की एक लंबी लड़ी बन गई। जब छोटे कीड़े ने अपना हमला समाप्त कर दिया तो वह बिना अपना सिर घुमाए दूसरे खूंखार जानवर की ओर झपटा। इस क्षण पहले रजत रक्त दुष्ट जानवर की छाती पर लगा खोल एक कर्कश ध्वनि के साथ फट गया और उसका पूरा शरीर एक गड़गड़ाहट की ध्वनि के साथ 2 भागों में विभाजित होकर जमीन पर गिर गया। जब पहला भयंकर जानवर गिरा तो दूसरे भयंकर जानवर की पीठ भाले से कट गई और उसका शरीर अलग होकर जमीन पर गिर गया। तीसरे रजत रक्त दुष्ट जानवर की आंखें हिल गईं और उसने वास्तव में सीधे अर्जुन पर हमला किया। वह अचानक आया। छोटा कीड़ा उसका पीछा कर रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अप्रत्याशित रूप से जब तीनों क्रूर जानवर आगे बढ़े तो उनका श्रम विभाजन पहले ही पूरा हो चुका था। तीसरा क्रूर जानवर उस छोटे कीड़े की ओर बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था, वह स्पष्ट रूप से अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। अच्छा नहीं, अर्जुन की आंखें हिल गईं। तीसरे मार्शल सेंट स्टेज का रजत रक्त दुष्ट जानवर पहले से ही उसके सामने आ चुका था और उसके दाहिने हाथ का तेज पंजा अर्जुन के सिर की ओर छेदने वाला था। तभी वह छोटी चिड़िया एक अजीब सी चीख के साथ बाहर निकली। उसने अपनी कुदाल से उस खूंखार जानवर का सिर भेद दिया। चांदी का खूनी भयंकर जानवर हवा में ही जम गया और फिर उसकी छाती ऊपर उठ गई।
पू की आवाज के साथ एक चांदी के भाले की नोक बाहर निकली। ये वह छोटा सा कीड़ा था जो वापस भागा। अर्जुन ने आश्चर्य से छोटे पक्षी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, कमाल है मार्शल सेंट, स्टेज के तीसरे स्तर पर एक रजत रक्त क्रूर जानवर, आपने इसे कुदाल से मार डाला। छोटी गौरैया ने अपनी छाती ऊंची की और जनरल के साथ चली। उसने रजत रक्त क्रूर जानवर की लाश का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे चबाने के लिए अपने मुंह में डाल लिया। ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं हुआ था। छोटी चिड़िया ने पहले जिन साधारण हत्यारों को लिटिल चार्ज ने मारा था उनमें से किसी को भी नहीं खाया था, लेकिन अब रजत रक्त दुष्ट जानवर वह इसे फिर से निगलने लगा। इसके अलावा लिटिल स्पैरो का क्षेत्र स्पष्ट रूप से शिथिल हो गया था, जो मार्शल सेंट क्षेत्र के प्रथम स्तर से शुरू होकर प्रथम स्तर के मध्य स्तर तक फैला हुआ था। अर्जुन की आंखें चमक उठी और उसने कहा, मैंने सोचा था कि जब ये छोटी चिड़िया सुनहरे रक्त वाली चिड़िया बन जाएगी तो सुनहरे रक्त वाले स्तर से नीचे के खूंखार जानवरों में कोई सुधार नहीं आएगा। इसलिए पता चला कि चांदी जैसे रक्त वाले खूंखार जानवरों को खाना ठीक है। बाकी 2 लाशें वापस लाओ और छोटी चिड़िया को उन्हें खाने दो। छोटा कीड़ा वापस आया और उसने रजत रक्त क्रूर जानवर की लाशों को बड़े सांप की पीठ पर रख दिया। छोटे पक्षी ने अपने पैरों को एक दूसरे पर चढ़ा लिया, अपने बाएं हाथ से जानवर का मांस और खून पकड़ लिया और अपने दाहिने हाथ से दूसरे जानवर के मांस और खून को काटने के लिए अपनी कुदाल का इस्तेमाल किया। अर्जुन ने पाया कि यद्यपि छोटी गौरैया का क्षेत्र भी बढ़ गया था, परंतु यह वृद्धि बहुत छोटी थी। पहली बात, लिटिल स्पैरो पहले से ही मार्शल सेंट के पहले स्तर पर था। जिस जानवर को उसने खाया था वह मार्शल सेंट के तीसरे स्तर पर था। अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। दूसरी बात, लिटिल स्पैरो का अपना स्तर सुनहरे खून के बराबर था। ये खून पीने से कहीं बेहतर था। इस तरह एक क्रूर जानवर को खा जाने से खेती के क्षेत्र में जो वृद्धि हुई वह इतनी स्पष्ट नहीं होगी। हालांकि शुरुआती चरण ठीक था। तीनों जानवरों को खाने के बाद लिटिल स्पैरो का राज्य भी मार्शल सेंट फर्स्ट लेयर के मध्य चरण तक पहुंच गया था। कबांग! अचानक नन्हे पक्षी के मुंह से एक कर्कश आवाज निकली। उदास चेहरे के साथ उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुंह में हाथ डाला। उसने चारों ओर खोदा और एक उच्च श्रेणी का पवित्र आत्मा पत्थर निकाला। आहा! अर्जुन ने उसे झपट कर छोटी चिड़िया को गले लगाया और चूमा। वाह! यहाँ 100 और निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर हैं। इस पत्थर को मिलाकर वहाँ पहले से ही 6 उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर मौजूद थे। चोटी पर चढ़ो और मुड़ो। अर्जुन की किस्मत फिर चमक उठी। ड्रैगन स्केल तक पहुंचने तक उन्होंने 33 सिल्वर ब्लड वाले क्रूर जानवरों को मार गिराया था। कुल फसल वास्तव में 4 उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों के बराबर थी। पिछले वाले के साथ ये कुल 10 युआन था। ये बहुत बढ़िया है, इस बार यह सचमुच बहुत बढ़िया है। अर्जुन खिलखिलाकर हंसा। बच्चे अर्जुन, ड्रैगन स्केल पहले से ही हमारे सामने है। सावधान रहो, मुझे एक अशुभ पूर्वाभास हो रहा है। सांप की गहरी आवाज आई। अर्जुन ने बड़े सांप की निगाह का अनुसरण किया और अपने सामने एक विशाल बर्फ के क्रिस्टल का पेड़ देखा। बर्फ के पेड़ का व्यास पहले ही 7 मीटर तक पहुंच चुका था। 1 दर्जन बड़े आदमी भी उसे उठा नहीं सकते थे। इतने मोटे बर्फ के पेड़ बहुत दुर्लभ थे। वे पहले वाले बर्फ के पेड़ों से 2-3 गुना मोटे थे। बर्फ के पेड़ की सतह पर सुनहरी नसों की एक अजीब परत धीरे धीरे हिल रही थी। अर्जुन ने ठंडी हवा में सांस ली। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, धातु एक धमाके के साथ टूट गई। एक सुनहरे रक्त वाला, उत्तम आकृति वाला भयंकर जानवर धातु से बाहर कूद पड़ा। हे भगवान! अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने डांटते हुए कहा, इस छोटे से गुप्त क्षेत्र में वास्तव में एक दूसरा स्वर्ण रक्त दुष्ट जानवर है। ये छोटा सा कीड़ा 5 मीटर लंबा था और इसका शरीर बहुत सुडौल और सुंदर था। हालांकि उसके सामने खड़े सुनहरे खून वाले क्रूर जानवर को सिर्फ वीर जानवर ही कहा जा सकता था। वह एक नर क्रूर जानवर था। यद्यपि यह चीज छोटे कीड़े से केवल 2 सिर लंबी थी, लेकिन इसके अंग छोटे कीड़े के अंगों से लगभग 2 गुने मोटे थे। उसका पूरा शरीर विस्फोटक मांसपेशियों से भरा हुआ था। ये तथाकथित मांसपेशियां ही उसका लंबा बर्फ सफेद खोल थीं।
सबसे परेशानी वाली बात यह थी कि इस नर स्वर्ण रक्त दुष्ट जानवर के पास मार्शल सेज लेवल 3 का क्षेत्र था। वह एक कीड़े से भी एक स्तर ऊंचा था। अर्जुन ने ठंडी हवा में सांस ली और मन ही मन सोचा, ये परेशानी वाली बात है। सर्प ने कहा, ऐसा लगता है कि हमारे पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमारी साधना और शारीरिक क्षमता को देखते हुए मार्शल संत क्षेत्र के तीसरे स्तर पर स्वर्ण रक्त क्रूर जानवर से बच निकलने की शायद कोई संभावना नहीं है। अध्याय 1608। अर्जुन ने चुपचाप नीले पानी की एक बूंद जमीन पर फेंक दी, जिससे अवतार को ताई दिव्य कला को प्रसारित करने के लिए नीले पानी में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। सर्प ने कहा, तुम्हें पता है कि ऐसा करना बेकार है ना? अवतार को कृपाण की रोशनी को मार्शल सेन क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंचाने के लिए कम से कम 3 दिन और 3 रात चलना होगा। स्वर्ण रक्त क्रूर जानवर से निपटने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि यह छोटा सा गुप्त क्षेत्र इतने लंबे समय में फिर से गायब हो जाएगा। मुझे पता है, अर्जुन ने कहा, लेकिन अब मैं केवल यही कर सकता हूँ। एक महान युद्ध छिड़ने की कगार पर था। बड़ा सांप तुरंत अर्जुन को कुछ दूरी पर वापस ले आया और दूर से युद्ध के मैदान को देखने लगा। छोटा कीड़ा और सुनहरा खून वाला क्रूर जानवर दोनों एक ही समय पर नीचे झुके और अपने शरीर को मोड़ लिया। आधी सांस के बाद वे दोनों एक साथ एक दूसरे की ओर उछल पड़े। दोनों चाप हवा में ही मिले, लेकिन नर खूंखार जानवर के पीछे वाला चाप ज्यादा लंबा था, जिससे पता चलता था कि वह तेज था। साथ ही वह कीड़े से ज्यादा दूर तक कूदा। धमाका! एक विशाल गोलाकार प्रघात तरंग फैल गई। प्रघात तरंग के केंद्र में कीड़ा प्रकाश की किरण की तरह पीछे की ओर उड़ गया। नर क्रूर जानवर एक क्षण के लिए हवा में ही जम गया, फिर उसने छोटे कीड़े पर दूसरा हमला किया। गति, शक्ति, प्रतिक्रिया, युद्ध के प्रति जागरूकता और अन्य सभी गुण नर पशु से कमतर हैं। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये स्थिति उनके लिए बहुत नुकसानदेह थी। नर खूंखार जानवर की गति बहुत तेज थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा लिया। छोटा कीड़ा पीछे की ओर उड़ते हुए अचानक रुक गया। फिर उसने अपना धनुष झुकाया और नर खूंखार जानवर की ओर झपटा। नर क्रूर जानवर ने अपना सिर झुकाया, छोटे कीड़े द्वारा भाले से किए गए वार से बचते हुए, तथा अपने दाहिने हाथ से छोटे कीड़े के पूरे चेहरे को ढक दिया। धमाका! एक और बड़ा विस्फोट हुआ। उस खूंखार जानवर ने हवा में एक टूटी हुई रेखा को उस छोटे से कीड़े पर दबा दिया और तुरंत जमीन की ओर झुक गया, जिससे एक विशाल गड्ढे से बर्फ की परत उखड़ गई। नन्ही सी बगिया का पूरा चेहरा एक खूंखार जानवर से ढका हुआ था। उसकी टांगों और पंजों ने उस खूंखार जानवर को हवा में उछाल दिया। उसने दोनों हाथों में बंदूक पकड़ ली थी और पलटवार करने के लिए उछलना चाहती थी, लेकिन हत्यारा पहले ही और भी तेज गति से वापस आ चुका था। वह छोटे कीड़े के पैरों पर घुटनों के बल बैठ गया। उसके बाएं हाथ ने छोटे कीड़े का चेहरा पकड़ लिया। उसका दाहिना हाथ मुट्ठी में बदल गया और उसने छोटे कीड़े के पेट पर एक भयंकर हथौड़ा से निशाना साधा। धमाका! इस मुक्के के कारण कीड़े का पेट धंस गया और वह नीचे की ओर छूकर वापस उछल गया। इसके तुरंत बाद उस खूंखार जानवर की दाहिनी मुट्ठी परछाई की तरह थी। पल भर में उसने उस छोटे से कीड़े के पेट पर 700 से ज्यादा बार घूंसे मारे। लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिससे छोटा कीड़ा प्रतिरोध करने में असमर्थ था। इस आघातकारी बल से विशाल बर्फ की चादर पर प्रहार हुआ, जिससे बर्फ की परत लगातार टूटती और फटती रही। इस बल से तैरते हुए बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े आकाश में उछल गए। विशाल हिमखंड टूटने के कगार पर था और पहाड़ पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी थीं। सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि उस छोटे से कीड़े के पेट में भी एक छोटी सी दरार थी। ये सुनहरे खून वाले क्रूर जानवर का बाहरी आवरण था। इसमें अतुलनीय रक्षात्मक शक्ति थी। हालांकि क्षण भर में ही वह खूंखार जानवर द्वारा तोड़ दिया गया। वह खूंखार जानवर रुका नहीं। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और तेजी से नीचे उतरा, फिर ऊपर उठाया और फिर नीचे उतरा। अति उच्च गति के हमले और अति तीव्र विस्फोटक बल के कारण हवाई तोप में विस्फोट हो गया, इससे पहले कि उसकी मुट्ठी कीड़े के शरीर पर लग पाती। तूफान जैसे हमले ने कीड़े के पेट पर तुरंत 700-800 घूंसे मारे।
कीड़े के पेट पर दूसरी दरार दिखाई दी थी। छोटी सी कीड़ा ने प्रतिरोध करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी ताकत उस क्रूर जानवर के सामने कुछ भी नहीं थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे पीट पीट कर मार डाला जाएगा। बड़े सांप ने कहा। अर्जुन का दिल भारी हो गया। एक विचार के साथ मृत ब्लेड से बना भाला तुरंत तरल में बदल गया और कीड़े के पूरे शरीर को ढक दिया, जिससे नेदर सिल्वर कवच की एक परत बन गई। मुझमें लड़ने की ताकत ही नहीं बची है। अर्जुन का भाव बेहद गंभीर था। उसने पहले ही उन खूंखार जानवरों के बीच वर्ग भेद साफ देख लिया था। मानव मार्शल कलाकारों के बीच छलांग लगाने और मारने की स्थिति का कारण व्यक्तिगत शारीरिक फिटनेस, साधना, तकनीक, मार्शल कौशल, प्रतिभा और युद्ध चेतना में अंतर था। हालांकि जानवरों के बीच कोई खास फर्क नहीं था। उनके पास कोई युद्ध कौशल नहीं था और वह छोटा कीड़ा भी जानवर के ही स्तर का एक स्वर्ण रक्त जानवर था। इसलिए इस तरह के दो क्रूर जानवरों के बीच लड़ाई में विजेता और हारने वाला पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता था कि किसका क्षेत्र अधिक ऊंचा था। एक बार जब नर क्रूर जानवर की लड़ाकू शक्ति छोटे कीड़े से अधिक हो गई, तो छोटे कीड़े के पास स्थिति को बदलने का लगभग कोई मौका नहीं होगा। समान रूप से भयानक बात यह थी कि किसी के साधना क्षेत्र की श्रेष्ठता से न केवल उसकी युद्ध शक्ति में वृद्धि हुई, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया करने की क्षमता में भी वृद्धि हुई। छोटे कीड़े का पिछला वार निश्चित रूप से सटीक और तेज था, लेकिन नर खूंखार जानवर की प्रतिक्रिया की गति उससे भी तेज थी। उसने छोटे कीड़े के भाले के वार को बखूबी चकमा दे दिया। इस समय छोटे कीड़े की स्थिति अभी भी आशावादी नहीं थी। यद्यपि यह नीदर सिल्वर कवच में लिपटा हुआ था। जब भयंकर जानवर की मुट्ठी नीदर सिल्वर कवच पर उतरी, तो उसकी मुट्ठी की कंपन शक्ति नीदर सिल्वर कवच के माध्यम से बग के अपने खोल में और फिर खोल के माध्यम से उसके शरीर में संचारित हुई। इससे केवल कीटों को मारने में लगने वाले समय में देरी हो सकती थी, तथा ये कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता था। अर्जुन ने अपनी उंगलियां ऊपर उठाईं, जिससे नेदर सिल्वर कवच थोड़ा ऊपर तैरने लगा, जिससे कवच और बग के शरीर के बीच लगभग 3 इंच का अंतर पैदा हो गया। इस तरह जब भयंकर जानवर की मुट्ठी कवच पर लगती, तो वह छोटे कीड़े के शरीर में कंपन शक्ति संचारित करने में सक्षम नहीं होता। हालांकि अर्जुन का कदम केवल एक आदर्श स्थिति थी। वास्तव में यह उतना आदर्श नहीं था। इसका कारण ये था कि जब भयंकर जानवर की मुट्ठी फिर से जमीन पर पड़ी, तो उसने तैरते हुए कवच को छोटे कीड़े के शरीर पर वापस पटक दिया, जिससे कवच और छोटा कीड़ा एक दूसरे के करीब आ गए। हालांकि जो समय उसने प्राप्त किया था, उसने छोटे कीड़े को प्रतिक्रिया करने का अवसर दिया। वह जमीन से लुढ़क गई और अगले कुछ 100 घूंसों से बचती रही। उसने अपने बाएं हाथ से जानवर की गर्दन पकड़ी और दाएं हाथ में पकड़ी बंदूक से जानवर के चेहरे पर वार कर दिया। इस भाले की गति और शक्ति अद्भुत कही जा सकती है। इसने भाले को इतनी कम दूरी पर प्रकाश की एक छोटी सी किरण में जबरदस्ती भेद दिया। हालांकि उस क्रूर जानवर की प्रतिक्रिया की गति बहुत तेज थी। वह छोटे कीड़ों को दबाने के लिए एकदम सही था। उसने अपना सिर लगभग पूरी तरह से झुकाकर कांटे से वार को टाल दिया। उसी समय उस खूंखार जानवर की कमर मुड़ गई और उसका शरीर घूम गया। लुढ़कने की शक्ति से उसने अपनी कोहनियों से कीड़े की छाती पर जोर से वार किया। इससे पहले कि वह छोटा कीड़ा उस विशाल गड्ढे से बाहर निकल पाता, उसने उसे फिर से जमीन पर पटक दिया। लगता है कोई उम्मीद नहीं है। सांप ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये दोनों लोग एक ही स्तर के नहीं हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी तर्जनी उंगली उस खूंखार जानवर की ओर तान दी। इसके बाद एक 7 सितारा उंगली निकली। धमाका! 7 सितारा उंगली बल ने क्रूर जानवर के मंदिर पर सटीक प्रहार किया। हालांकि जैसे ही आग की लपटें आसमान में बढ़ीं, क्रूर जानवर ने धीरे से अपना सिर घुमाया और ठंडी आंखों से अर्जुन को देखा। अर्जुन का क्षेत्र बहुत कम था। दिव्य मार्शल स्टेज के चौथे स्तर पर उन्होंने जो 7 सितारा उंगली छोड़ी, वह न केवल क्रूर जानवर को थोड़ा सा भी घायल करने में असमर्थ थी, बल्कि यह क्रूर जानवर के सिर को थोड़ा सा भी तिरछा करने में असमर्थ थी। तुमने मुसीबत खड़ी कर दी है। बड़े सांप ने ठंडी सांस ली। राक्षस ने तुम्हें देख लिया। अध्याय 1609। वह क्रूर जानवर तुरंत पलटा और अपना मुंह अर्जुन की ओर किया।
धनुष से उसने अर्जुन पर वार किया। हटो, सांप दहाड़ा। अर्जुन ने कोई कदम नहीं उठाया। वह जानता था कि अगर वह हिल भी गया तो भी उस जानवर के हमले से बचना नामुमकिन था। दोनों पक्षों की ताकत में बहुत ज्यादा अंतर था। इस समय बर्फ सफेद हथेलियों के एक जोड़े ने अचानक जानवर के टखने को पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। नन्ही सी कीड़ा जमीन से उछल पड़ी। उसने अपने दाहिने हाथ से जानवर का टखना पकड़ा और उसे जोर से घुमाकर जमीन पर पटक दिया। हालांकि जब वह खूंखार जानवर जमीन से 1 इंच दूर फेंका गया तब तक वह अपने शरीर को जोर से मोड़ चुका था। उसी समय उसके पैर कीड़े की गर्दन पर जकड़ गए, जिससे कीड़ा सीधे जमीन पर गिर गया। उसके पीछे पीछे वह उस कीड़े जैसे क्रूर जानवर के ऊपर घुटने के बल बैठ गया और अपने हाथों से कीड़े के सिर को पीछे की ओर खींच लिया, जिससे उसका सिर बलपूर्वक पीछे की ओर खींच गया। अच्छा नहीं, वह कीड़े की गर्दन तोड़ना चाहता है। बड़े सांप ने कहा, काका काका। जबरदस्त खिंचाव के कारण कीट की गर्दन के पीछे का खोल टूटने लगा। जैसे जैसे उस क्रूर जानवर की ताकत बढ़ती गई, कीड़े की गर्दन के पीछे की दरारें बड़ी होती गईं और इसके साथ ही छोटे छोटे खोल के टुकड़े बाहर निकलने लगे। अगले 3 सेकंड में क्रूर जानवर की ताकत अधिकतम हो जाएगी और वह सीधे कीड़े की गर्दन को फाड़ देगा। बिना एक शब्द कहे अर्जुन ने विनाशक ढाल को संघनित किया और क्रूर जानवर की ओर उड़ गया और क्रूर जानवर के शरीर पर काली विनाशक ढाल को पटक दिया। हालांकि विनाशक ढाल की लचीलापन बहुत कमजोर थी। वह क्रूर जानवर तुरंत गायब हो गया और जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही अर्जुन के पीछे था। वह मुड़ा और अपना पैर हिलाया। उसका लंबा पैर अर्जुन की कमर पर पड़ा, जिससे वह उड़ गया। बच्चे अर्जुन। बड़ा सांप डर के मारे पीला पड़ गया। अर्जुन प्रकाश की एक किरण में बह गया और काफी दूर तक उड़कर सीधे हिमखंड की दीवार से टकराया। एक क्रूर विस्फोट के बाद अर्जुन की छाया पहाड़ की दीवार से गिर गई, लेकिन थोड़ी देर बाद अर्जुन को फिर से उठने में संघर्ष करना पड़ा। बड़े सांप ने राहत की सांस ली और कहा, सौभाग्य से ये ठीक है। सौभाग्य से आपकी शारीरिक फिटनेस पहले से ही एक स्वर्ण रक्त क्रूर जानवर के बराबर है, अन्यथा ये लात सीधे आपकी कमर काट देगी। दूरी पर अर्जुन के उठने के बाद वह तुरंत पालथी मारकर बैठ गया। उसकी आंखें कसकर बंद थीं। बग, मुझे अपना शरीर संभालने दो, अर्जुन ने चुपचाप कहा। उसी समय चांदी के भाले से हल्की रोशनी निकली, जबकि कीड़े की चांदी जैसी आंखें काली हो गईं। बड़े सांप ने जल्दी से छोटे कीड़े की ओर देखा और कहा, छोटे बदमाश अर्जुन, क्या ये तुम हो? जब उस क्रूर जानवर ने अर्जुन पर हमला किया तो छोटी सी कीड़ा ने उस खाली जगह का फायदा उठाया और तुरंत जमीन से उछल पड़ी। उसका दाहिना हाथ कांप उठा और उसका भाला एक विशाल कृपाण में बदल गया। हिस हू, छोटे कीड़े ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और गहरी सांस ली। यह मार्शल सेंट लेवल 2 जैसा लगता है। ये गोल्डन ब्लड विशियस बीस्ट की शारीरिक फिटनेस है। वास्तव में ये बहुत मजबूत है। बड़ा सांप हंसा और बोला, लगता है ये बच्चा छोटे कीड़े की लड़ाकू भावना से बहुत असंतुष्ट है। वह खुद ही जाने को तैयार है। क्रूर जानवर ने पलटकर छोटे कीड़े पर भयंकर हमला बोल दिया। इस समय अर्जुन ने उस क्रूर जानवर की हरकतों को ठीक से देख लिया। जब उसने छोटे कीड़े के शरीर को नियंत्रित किया तो उसमें छोटे कीड़े की सभी क्षमताएं आ गईं। उसकी नजरों में वह क्रूर जानवर तेजी से आगे बढ़ा और बहुत धीमा हो गया, मानो उसकी गति 10 गुना धीमी हो गई हो। यह एहसास अतुलनीय रूप से अद्भुत था। यह उस एहसास से भी ज्यादा संतोषजनक था जब अर्जुन अपने ही शरीर से लड़ रहा था। एक चौंकाने वाली युद्ध चेतना के साथ अर्जुन ने एक प्रकाश की चमक के साथ क्रूर जानवर के हमले को चकमा दिया। हालांकि इस बार साइड फ्लैश का परिमाण थोड़ा बड़ा था। मूलतः अर्जुन को उस क्रूर जानवर के हमले से बचने के लिए केवल 64 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। हालांकि उसने अभी अभी उस छोटे कीड़े के शरीर पर कब्जा किया था और उसे इस नए शरीर की आदत नहीं थी। इस बार उसके शरीर के एक तरफ 64.001 सेंटीमीटर की एक चमक दिखाई दी। शायद चकमा देने की सीमा का विचलन पहले से ही अन्य मार्शल कलाकारों के लिए बहुत सटीक था, यहाँ तक कि भयावह रूप से सटीक भी। 0.01 सेमी की त्रुटि पुनर्तः नगण्य थी। हालांकि मार्शल सेंट क्षेत्र में, विशेष रूप से स्वर्ण रक्त दुष्ट जानवर जैसे राक्षस के सामने, जिसकी प्रतिक्रिया स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी, ऐसी
की छोटी सी गलती घातक थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अर्जुन ने बहुत कम ही टालमटोल की थी, जिससे उसने समय की एक अतिरिक्त किरण बर्बाद कर दी थी। इसी चमक में उस खूंखार जानवर के पास काफी समय था। वार चूकने के बाद वह तेजी से पलटा और अर्जुन के कंधे को पकड़कर अर्जुन को अपने सामने फेंक दिया। फिर वह कंधे से अर्जुन की छाती से टकराया और अर्जुन छोटे कीड़े की छाती पर जा लगा। अर्जुन को प्रकाश की किरण में बदल दिया गया। इससे पहले कि प्रकाश की यह किरण फूट पाती, उसे एक बार फिर उस क्रूर जानवर के कंधे ने जकड़ लिया। फिर उसने अर्जुन को आगे से पीछे की ओर खींचा और फिर एक और कंधे से टक्कर। धमाका! अर्जुन की छाती पर एक तीसरी छोटी सी दरार उभर आई। तीनों दरारें आपस में जुड़ गईं और उनका जोड़ टूट गया, जिससे बारीक कण नीचे गिरने लगे। यह एक छोटा सा छेद खोलने के बराबर है। यह अंडे का छिलका उतारने जैसा है। पूरा अंडा छिलका होने पर आपके लिए कुछ भी करना नामुमकिन हो जाता है, लेकिन अगर अंडे के छिलके में एक छोटा सा छेद है तो ये बहुत आसान हो जाएगा। उस क्रूर जानवर ने तीसरी बार अर्जुन का कंधा पकड़ा और उसे बाईं ओर फेंक दिया। फिर वह अर्जुन के कंधे से टकराया और उसी जगह पर लगा। जब अर्जुन प्रकाश की किरण में गिर गया और पीछे की ओर उड़ने वाला था तो उसने अर्जुन के कंधे को पकड़ लिया और उसे चौथी बार मारा। ये दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। उस क्रूर जानवर के हमले तूफान जैसे घने थे। उसने अर्जुन को पलटवार करने का कोई मौका नहीं दिया। वह एक विशाल ग्रह की तरह था जिसने अपने उपग्रह को अपनी ओर खींच लिया था, जिससे उसका गुरुत्वाकर्षण से बच पाना हमेशा के लिए असंभव हो गया था। जब वह 16वीं बार अर्जुन के पास लौटा और 16वीं बार उसी स्थिति में अर्जुन पर प्रहार किया, अर्जुन के सीने से अचानक बर्फ सफेद कवच का एक बड़ा टुकड़ा गिर पड़ा। इससे अंदर का मांस और खून साफ दिखाई देने लगा। खूंखार जानवर की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। वह 17वीं बार अर्जुन को पकड़ने गया, उसे आखिरी घातक वार देने की तैयारी में। इस समय अर्जुन इस नए शरीर और अपरिचित मार्शल सेन क्षेत्र से पूरी तरह परिचित था। एक क्षण में उसका कंधा तेजी से हिलने लगा। इस बार कंपन के कारण क्रूर जानवर चूक गया। अर्जुन का दाहिना पैर जमीन पर गिर गया और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर अपने ही तरीके से वार किया। कंधे से टक्कर लगने से वह खूंखार जानवर पीछे की ओर गिर पड़ा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। उसने अपना हाथ हिलाया और विशाल कृपाण को जोर से हवा में उछाल दिया। झेंग! विशाल कृपाण से अनेक कंपन और गड़गड़ाहटें निकल रही थीं। झेंग! दूसरी बार जब अर्जुन ने अपनी कृपाण घुमाई तो विशाल कृपाण ने फिर से गड़गड़ाहट की। वह मंद मंद मुस्कुराया और कदम दर कदम उस क्रूर जानवर की ओर बढ़ा। एक ही कदम में उसने अपनी विशाल कृपाण घुमा दी। झनकार! 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 यह युद्ध की आवाज है। अर्जुन ने अपना चेहरा झुकाया और कृपाण की आवाज सुनी। इस तरह की आवाज, इस तरह की भावना बेहद परिचित थी। इससे अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने शरीर को नियंत्रित कर रहा है। हिमशैल के भीतर एक भावना उठी। ऐसा महसूस हुआ जैसे ज्वार की लहरें चट्टान से टकरा रही हों, लेकिन यह अदृश्य, रंगहीन और ध्वनिहीन था। यह एक प्रकार का युद्ध इरादा था। अध्याय 1610 युद्ध का उद्देश्य जमीन से उठते हुए एक बवंडर की तरह था, जो पागलपन की हद तक दहाड़ रहा था और अपनी पूरी ताकत से सब कुछ टुकड़े टुकड़े कर रहा था। जहां तक अर्जुन का सवाल है, वह बवंडर की आंखों के केंद्र में खड़ा व्यक्ति था। कितना भयानक आभामंडल था! सांप अवाक रह गया। बहुत समय हो गया था जब मैंने अर्जुन को देखा था, और वह तो इतनी जोरदार लड़ाई के साथ फूट पड़ा। अर्जुन ने पहले जिन दुश्मनों का सामना किया था वे या तो उससे पूरी तरह से अधिक शक्तिशाली थे या उससे बहुत कमजोर थे। केवल तभी जब अर्जुन की मुलाकात किसी ऐसे विशेषज्ञ से होती जो युद्ध में उसके समान ही कुशल हो, तो वह इतना उत्साहित होता। सुनहरे खून वाले क्रूर जानवर ने अपना सिर झुकाया। वह अर्जुन की मजबूत लड़ाकू भावना को भी महसूस कर सकता था और अर्जुन की रक्तपिपासु उत्तेजना से भी उत्तेजित हो रहा था। वह क्रूर जानवर अपने शिकार पर झपटने के लिए तेंदुए की तरह अपना शरीर झुका रहा था। आधी सांस के बाद वह हिल गया। वह क्रूर जानवर प्रकाश के एक चाप में बदल गया और आकाश में उड़ गया। उसने आकाश से अपनी उड़ान का मार्ग तेजी से रोका और अर्जुन की ओर तेजी से नीचे गिरा। एक परिपूर्ण दिव्य चाप प्रकट हुआ। चाप की सटीकता ऐसी थी मानो उसे किसी निरपेक्ष वृत्त से खींच कर लाया गया हो।
जरा भी विचलन नहीं था, न ही जरा भी गलतफहमी थी। ये बहुत ही उत्तम, परिपूर्ण और दोषरहित था। वृत्त, दुनिया का सबसे मानक वृत्त। अर्जुन मंद मंद मुस्कुराया। उसने विशाल कृपाण जमीन में घोंप दिया और दोनों हाथों से कृपाण की मूठ कसकर पकड़ ली। जिस क्षण क्रूर जानवर ने हमला किया, अर्जुन ने उसे छोड़ दिया। विशाल कृपाण को धनुष के आकार में खींचा गया और वह शीघ्रता से वापस उछल गया। अर्जुन की ओर बढ़ते हुए क्रूर जानवर का हमला पलटते हुए कृपाण से टकरा गया। धमाका! विशालकाय कृपाण जमीन से टकरा कर बाहर निकल गया। उसी समय उस क्रूर जानवर की दौड़ने की गति सेकंड के 1000वें हिस्से तक धीमी हो गई। अर्जुन उछल पड़ा। उसके बाएं हाथ ने उड़ती हुई कृपाण की मूठ पकड़ ली और दाएं हाथ ने जानवर के सिर के पिछले हिस्से को दबा दिया। उसने जानवर की पीठ पर लगातार 3 बार पलटी मारी। उसके हाथ में मौजूद कृपाण लगातार 3 बार घूमी। कियांग कियांग कियांग, तीनों बार उस क्रूर जानवर की पीठ पर सटीक रूप से लगे, जिससे तलवार से 3 गहरे घाव हो गए। नीदर सिल्व में भयंकर जानवरों के विरुद्ध जबरदस्त संयम था। वह खूंखार जानवर जमीन पर उतरते ही घूम चुका था। जैसे ही उसके पैर कांपते हुए जमीन पर पड़े, वह विपरीत दिशा में वापस दौड़ पड़ा और अर्जुन पर दूसरा हमला बोल दिया। अर्जुन ने चाकू अपने दाहिने हाथ में पकड़ लिया और बायां हाथ आगे बढ़ाया। जब वह क्रूर जानवर आगे बढ़ा और उसका कंधा अर्जुन के बाएं हाथ से दब चुका था, तो अर्जुन ने अचानक अपना बायां हाथ पीछे खींच लिया। क्रूर जानवर के हमले से उसका शरीर अचानक घूम गया। जब क्रूर जानवर अर्जुन को पकड़ने में चूक गया, तो उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अर्जुन का कंधा पकड़ लिया। अर्जुन आधा कदम पीछे हटा। उसने अपना बायां कंधा पीछे की ओर किया ताकि उस खूंखार जानवर की गिरफ्त में न आ जाए। उसी समय उसके दाहिने हाथ में कृपाण थी और उसने जोर से वार किया। कियांग! विशाल कृपाण ने उस भयंकर जानवर की बांह पर एक बड़ा घाव कर दिया। वह खूंखार जानवर एक बार फिर जमीन पर उतरा और पीछे की ओर दौड़ा तथा एक बार फिर हमला किया। अर्जुन ने अभी भी अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया हुआ था। जैसे ही उसकी उंगलियां उस क्रूर जानवर के शरीर को छूती, उसने उसे अचानक पीछे खींच लिया। उसने क्रूर जानवर की आवेश शक्ति को अपने बाएं हाथ पर लगने दिया। फिर उसका शरीर उसके बाएं हाथ की टक्कर से उत्पन्न बल के अनुसार एक बार फिर घूम गया। इसके बाद एक चाकू से वार किया गया, जिससे उस खूंखार जानवर के शरीर पर एक और घाव हो गया। क्या ठीक नहीं हो पा रहा? अर्जुन ने ब्लेड चाटा। ब्लेड के ऊपर सुनहरे खून का वह निशान था जो उस खतरनाक जानवर ने छोड़ा था। स्वर्ण रक्त क्रूर जानवर क्रोधित हो गया। वह दहाड़ता हुआ तेजी से अर्जुन की ओर दौड़ा। इस बार वह केवल एक वार से तीव्र आक्रमण करने के लिए तैयार नहीं था, वह अर्जुन से नजदीकी मुकाबले के लिए तैयार था। खूंखार जानवर आगे बढ़ा और अर्जुन के चेहरे पर 3 घूंसे मारे। तीनों मुंह के हवा की तरह तेज थे और उन्होंने सचमुच अर्जुन के शरीर को हिला देने के लिए घुमावदार हवा के गोले बना दिए। तेज हवाओं के ये 3 चक्र वामावर्त दिशा में घूम गए। अगर अर्जुन उसकी मुक्का से बचता तो वह तेज हवा की चपेट में आ जाता, जिससे उसकी चकमा देने की चाल भटक जाती। अंत में उसे उसकी मुक्का का ही सामना करना पड़ता। यदि वह हवा से बचता तो भी उसकी मुट्ठी तेज हवाओं के बीच के अंतराल में अर्जुन पर लगती। जहां तक अर्जुन की बात है, उसने कुछ ऐसा किया जिसकी स्वर्ण रक्त दुष्ट जानवर ने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने न तो अपनी मुट्ठियों को चकमा दिया, न ही आत्मा की हवा को। इसके बजाय वह आत्मा की हवा की ओर चला गया। उन्होंने अपना बायां हाथ स्पिरिट विंड में डाला और स्पिरिट विंड के वामावर्त घूर्णन के अनुसार मुक्का एक चापनुमा मुट्ठी में बदल गया। मुट्ठी जानवर की कलाई पर बिल्कुल सही बैठी। उसी समय अर्जुन ने अपने दाहिने हाथ में कृपाण पकड़ी और कृपाण की मूठ को जानवर की कोहनी पर मारा, जिससे जानवर आधे मिनट के लिए बाईं ओर चला गया। ये दूरी एक विशाल कृपाण के ब्लेड से हमला करने के लिए पर्याप्त थी। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कृपाण घुमाई। कृपाण मूठ के पास पहुंची और उस खूंखार जानवर के कंधे पर लगी। क्रूर जानवर आधा कदम पीछे हट गया और जवाबी हमला करना चाहता था, लेकिन अर्जुन भी आधा कदम आगे बढ़ गया। उसने अपनी कृपाण निकाली और अपने घुटनों को टकराया। उसने अपना घुटना जानवर के पेट पर थोंक दिया और उसे आधा कदम पीछे धकेल दिया। अर्जुन ने फिर से वार किया और जानवर के कंधे पर भी वार किया।
क्रूर जानवर आगे पीछे नहीं हटा और इसके बजाय अर्जुन के आलिंगन में जा घुसा। अर्जुन ने अपने बाएं हाथ से जानवर का कंधा पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से घूम गया। फिर उसने पीछे से जानवर के कंधे पर वार किया। जब क्रूर जानवर पलटा तो अर्जुन पहले ही उछल चुका था और उसने एक बार फिर क्रूर जानवर के कंधे पर वार किया। क्रूर जानवर ने अर्जुन को पकड़ने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। अर्जुन के पैरों ने क्रूर जानवर का बायां हाथ पकड़ लिया और नीचे की ओर झुक गया। इस दौरान उसने क्रूर जानवर के कंधे पर चाकू से वार कर दिया। लगातार कई वार के बाद अंततः क्यूई जेन ने क्रूर जानवर का पूरा दाहिना हाथ काट दिया। अर्जुन सांप जैसा था, उसने अपना शरीर जानवर के बाएं हाथ में लपेट लिया और उसके पैरों के बीच से पीछे से उसके पूर्ववर्ती की ओर तैर गया। एक कृपाण जानवर के बाएं कंधे पर उसने जानवर का कंधा पकड़ा और उसके सिर के ऊपर से पलट दिया। एक कृपाण और जानवर के बाएं कंधे पर लगा। खूंखार जानवर ने अपना बायां हाथ पीछे खींच लिया और पीछे की ओर पलट गया। उसके पैर अर्जुन की ओर बढ़े और उसका पूरा शरीर सिर और पैरों में बदल गया। अर्जुन ने विशाल कृपाण को छोड़ दिया और अपनी भुजाओं को ऊपर उठा लिया, जिससे एक बड़ी चट्टान ने अपने पंख फैला दिए। भयंकर जानवर के पैर विशाल कृपाण और अर्जुन के बीच की खाई से होकर गुजरे और एक तेज हवा ने अर्जुन को नीचे उड़ा दिया। अर्जुन ने एक पैर से ब्लेड लाइट को पकड़ लिया और अपने बाएं हाथ से जमीन को सहारा दिया। अपना पैर उठाओ, अपनी कृपाण को हुक में फंसाओ, जानवर की पीठ पर कोहनी मारो, अपने दाहिने हाथ से कृपाण को पकड़ो और कृपाण से जानवर के बाएं कंधे को काट दो। स्वूश! उस क्रूर जानवर का बायां हाथ भी क्यूई जेन ने काट दिया था। अर्जुन ने जानवर की जांघों के पास से तैरकर उसके पेट पर वार किया। उसने जानवर का घुटना पकड़ा और उसकी जांघों से होते हुए उसकी पीठ पर तैरा। फिर उसने जानवर की पीठ पर एक बैकहैंड कृपाण से वार किया। ये कृपाण प्रहार उस क्रूर जानवर के पेट पर हुए प्रहार के साथ ही हुआ तथा सीधी रेखा में था। खूंखार जानवर पलटा और अर्जुन पर चढ़ गया। अर्जुन ने अपने पैर खूंखार जानवर के दाहिने पैर में लपेट लिए और उसका शरीर सांप की तरह मुड़ गया। खूंखार जानवर के मुड़े हुए दाहिने पैर के पीछे वह फिर से नीचे झुका और खूंखार जानवर की पीठ पर चाकू से वार किया। वह खूंखार जानवर बिजली की तरह उछला, उसके पैर जमीन की ओर तूफान की तरह फट रहे थे। अर्जुन को कुचलने की कोशिश कर रहा था। अर्जुनसों की कृपाण ने उसकी दोनों भुजाओं को आगे की ओर फैला दिया और फिर उसकी भुजाएं अर्धचंद्र के आकार में मुड़ गईं, जिससे भयंकर जानवर के पैर एक चाप में मुड़ गए। अगले ही पल अर्जुन ने अपनी बाहें लहराई और एक बड़ा गपशप नक्शा बनाया। उसकी भुजाएं घूम गईं, जिससे वह खूंखार जानवर हवा में उछल गया और उसका शरीर भी तेजी से घूमने लगा। जब अर्जुन को कृपाण प्राप्त हुआ तो कृपाण की छाया एक ही क्षण में 4 बार चमकी। सुनहरे रक्त वाला वह भयंकर जानवर जो हवा में उड़ रहा था तुरंत 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। झेंग! अर्जुन स्थिर खड़ा रहा और अपनी विशाल कृपाण को जोर से घुमाया। उसने जमीन पर पड़े उन खूंखार जानवरों को देखा और कहा, तुम्हें मार्शल आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता।